हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं संदीप त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 दैट इज द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लागरलॉफ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल एंड तक देखिएगा जिससे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीटली प्रिपेयर हो पाए। पहले बात करते हैं टाइटल के बारे में। यहाँ पे अगर मैं टाइटल की बात करूं द रैट ट्रैप, तो यहाँ पे रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। ये एक ऐसा पिंजड़ा होता है जिसका इस्तेमाल चूहों को पकड़ने के लिए किया जाता है, और चूहों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया जाता है, और जाल बिछाने के लिए रैट ट्रैप यानी चूहे के अंदर एक बेट लगाया जाता है। बेट का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई ब्रेड का टुकड़ा या फिर चीज या पॉर्क रख दिया जाता है, जिससे अट्रैक्ट होकर के चूहा पिंजड़े के अंदर जाता है, और जैसे ही वो उस बेट को टच करता है, चूहेदानी का जो गेट होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और चूहा उस चूहेदानी के अंदर फंस जाता है। इसी पे बेस्ड सेल्मा लागरलॉफ ने बहुत ही अच्छी एंड इंप्रेसिव यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले कि स्टोरी को स्टार्ट करें थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। सेल्मा लागरलॉफ, जिनका लाइफ स्पैन था 1858 से 1940 तक, वो वॉज अ स्वीडिश यानी कि स्वीडन की वो एक राइटर थी, एंड हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, और उनकी कहानियां कई सारी लैंग्वेजेस में भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। एंड अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, उनकी सारी की सारी स्टोरीज में, कहानियों में एक ही थीम बेस्ड है, एक ही थीम पे उन्होंने लिखा हुआ है, और वो है अ बिलीफ, एक ऐसा विश्वास दैट इज इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकेंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी जो गुडनेस है, अच्छाई है, उसे हम लव के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसको हम समझते हैं, उसको जगाया जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर हम उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, बहुत ही काइंडफुल रहते हैं, ह्यूमनिज्म अपना शो करते हैं उसके प्रति, देन डेफिनेटली बुरा से बुरा व्यक्ति भी बदल जाता है। एंड सिंपली कई सारी स्टोरीज हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे भी हैं। बिल्कुल जैसा आप बिहेव करेंगे, सामने वाला व्यक्ति एक टाइम के बाद जरूर चेंज होगा। इसी पे बेस्ड इनकी कई सारी कहानियां हैं। एंड दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन ओर, और ये कहानी की अगर हम बात करें तो ये कहानी स्वीडन के जो माइंस है उन्हीं के इर्द गिर्द ये सेट की गई है, जो कि आयरन ओर्स में बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें आयरन ओर्स पाई जाती हैं, एंड विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और इस कंट्री में खैर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहा है। खैर अगर इस कहानी की बात करें सो यहाँ पे क्या है, दिस स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, एक फेरी टेल के फॉर्म में ये कहानी बताई गई है। बेसिकली यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं चैप्टर को ओवरव्यू कर लूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और इजी लगे इस चैप्टर को समझते समय। तो बेसिकली इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि रैट ट्रैप चूहेदानी बेचा करता है, साथ ही साथ वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जीवित करने के लिए कुछ थीवरीज चोरियां भी करता है, बट एट द एंड वो अपने इस बिहेवियर को चेंज कर लेता है। कैसे चेंज करता है, कैसे वो बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है, अभी हम लोग कहानी में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो नाउ वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है, एक आदमी था जो चारों ओर हर तरफ घूम घूम कर रैट ट्रैप्स बेचा करता था, जो कि वायर, तार की बनी हुई होती थी। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, वो उन चूहों के जो चूहेदानी होती थी उसको वो खुद ही बनाया करता था ऑड मोमेंट्स। यहाँ पे ऑड मोमेंट्स का मतलब अपने बुरे वक्त में। अब बुरा वक्त यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे बुरे वक्त का दो मतलब है, एक तो पहला फ्री टाइम में, और दूसरा तब वो चूहेदानी को बनाया करता था जब उसे लगता था कि मेरे पास अब पैसे कम हैं, मुझे पैसों की और आवश्यकता है, तो चूहेदानी को बना करके वो और पैसे कमाने के लिए चूहेदानी को बनाया करता था। यानी कि ऑड मोमेंट्स का मतलब यहाँ पे हमने बुरे वक्त में, जब उसका सिचुएशन और ज्यादा पैथेटिक हो जाता था, तब वो चूहेदानी को बनाता था और मार्केट में सेल करके उनसे कुछ पैसे कमाता था अपने जीवन यापन को कंटिन्यू या सर्वाइव करने के लिए। एंड फ्रॉम द मटेरियल, वो जो चूहेदानी बनाता था, मटेरियल्स कहां से मिलता था, फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म। तो अब उनसे करता क्या था, वो बेगिंग यानी कि बेगिंग भी करता था स्टोर्स में एंड बड़े बड़े फॉर्म्स में जाकर के वो बेगिंग करता था, जहां से उसे कुछ ऐसे वायर्स मिल जाते थे और उन्हीं वायर्स का इस्तेमाल करके वो चूहेदानी बनाता था। बट
लेकिन इवन सो इसके बावजूद, यानी वो चूहेदानी बेचा करता था एक पेडलर के तरीके, यानी घूम घूम करके, साथ में बेगिंग भी करता था। लेकिन इसके बावजूद उसका जो ये बिजनेस था चूहेदानी बनाने का, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एज वेल एज पेटी थीवरी, यानी कि एक तो पहला उसके यहाँ पे तीन देखिए बिजनेस हो गए हैं। पहला देखा जाए तो वो चूहेदानी बनाता था। अच्छा, वो प्रॉफिटेबल स्पेशली क्यों नहीं था? क्योंकि उसे जो भी सामान मिलता था, रॉ आइटम जो वायर लाता था, उसमें उसका तो कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, वो केवल बेगिंग करके लाता था। यानी कि यहाँ पे वो किसी भी अमाउंट में उसको बेचता, उसको प्रॉफिट तो होना ही था, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था कि वो ईजिली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाए। इसीलिए मजबूरी में उसे बेगिंग भी करना पड़ता था और साथ ही साथ थीवरी, यानी थोड़ी बहुत चोरी भी करनी पड़ती थी। पेटी थीवरी के यहाँ पे मतलब है कि बहुत बड़ा कोई वो प्रोफेशनल चोर नहीं था, बस चोरी मजबूरी में इसलिए करता था, जिससे क्या के लिखा गया है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिससे कि वो अपने शरीर और अपनी आत्मा को एक साथ रख पाए, यानी कि जीवित रख पाए। बस इतना ही वो काम करता था, इतनी ही वो चोरी करता था। इवन सो, इसके बावजूद देखिए अब यहाँ पे सरप्राइज होने की बात है, वो बेगिंग भी कर रहा है, वो रैट ट्रैप्स भी सेल कर रहा है और चोरियां भी कर रहा है। इसके बावजूद his clothes were in rags, उसके कपड़े फटे पुराने थे, and his cheeks were sunken, उसके जो cheeks थे, गाल थे, बिल्कुल धंसे हुए थे, and hunger gleamed in his eyes, और भूख उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानी कि इन सब के बावजूद वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि पैसे उसे नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल भूखा रहता था, प्रॉपरली अपने आप को क्लोथिंग्स नहीं प्रोवाइड कर पाता था। एंड नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है, परिकल्पना नहीं कर सकता है, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड उनको बोलते हैं जो घुमक्कड़ होते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होती है, बस वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, बस अपने जीवन को सर्वाइव करते रहते हैं, दैट्स इट। तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ कितनी सैड, दुखी थी, एंड मोनोटोनस, कितनी ज्यादा बोरिंग लाइफ हो चुकी थी उस वैगाबॉन्ड की। हु प्लॉट्स, जो भटकता रहता था अलोंग द रूट्स, यहाँ वहाँ रूट्स पे यहाँ वहाँ भटकता रहता था, एंड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपने ही विचारों में खोया हुआ रहता था। और तभी एक दिन क्या हुआ, बट वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन इसके दिमाग में एक विचार आया, सडन एक ऐसा विचार आया जिसने रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, बहुत ही ज्यादा उसे अच्छी लगी जब वो विचार उसके दिमाग में आया। नाउ व्हाट वाज दैट थॉट? एक्चुअली ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप। वास्तविकता में वो अपने रैट ट्रैप यानी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था कि चूहे किस प्रकार से उस ट्रैप में आकर के बेट की वजह से फंस जाते हैं। और एंड व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी उसके दिमाग में ये आइडिया, ये विचार आता है, दैट कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो पूरा संसार है उसके चारों तरफ, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, जो पूरा संसार है अपने लैंड्स के साथ, इसमें जो सी समुंदर हैं, इट्स सी सिटीज, इसमें जो शहर हैं, और विलेजेस या फिर इसमें जो ये गांव हैं, वॉज नथिंग, ये सब कुछ और नहीं है बट अ बिग रैट ट्रैप। वास्तव में बहुत बड़ा क्या है, एक रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी है। यानी कि जिस प्रकार चूहेदानी में चूहा फंसता है एक बेट की वजह से, उसी प्रकार से जो पूरा संसार है, इसमें जो लैंड, सिटीज, विलेजेस, सीज, जितने भी अट्रैक्टिव चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, लग्जूरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ये सब एक बेट है, और ये सब मिल करके एक बड़ा सा रैट ट्रैप बनाती है, जिसमें चूहे नहीं बल्कि ह्यूमन बींग्स फंस जाती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर जब विचार आया कि लोग इस बड़े से चूहेदानी में फंस जाते हैं, तो वो विचार उसे इंटरटेनिंग क्यों लगता है? इंटरटेनिंग उसे इसलिए लगता है क्योंकि ये संसार कभी भी उस पेडलर के प्रति कभी भी काइंडफुल नहीं था, कभी भी उसने सिंपैथी या फिर कभी भी दया या फिर कभी भी प्यार से बर्ताव इस संसार के लोगों ने उस रैट ट्रैप, पेडलर या फिर मैं वेगाबॉन्ड, इस कई सारे नाम से आगे इसको बुलाया जाएगा, कभी भी अच्छे से बिहेव उस व्यक्ति के साथ किया ही नहीं। और जब उसे पता चला कि ये जो संसार के लोग हैं, जो रिच पीपल्स हैं, जो इन्हें लगता है रिच पीपल को कि नहीं हम तो बहुत ही बड़े हैं, अमीर हैं, उसे लगता है नहीं ये लोग किसी न किसी बेट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और कभी न कभी ये फंस जाएंगे, इसीलिए वो ज्यादा
खुश हो रहा था, ये विचार उसे एंटरटेनिंग लग रहा था। एंड इट हैड नेवर existed for any other purpose than to set baits for people। और ये जो चीजें हैं, जितने भी लग्जूरियस चीजें इस दुनिया में हैं, चाहे सिटीज, वर्ल्ड, ग्लैमर, जितनी भी चीजें हैं, ये किसी और उद्देश्य से नहीं, बल्कि ये जो बड़ा सा रैट ट्रैप है, दुनिया जो एक चूहेदानी की तरीके हैं, उसके ये सब बेट्स हैं जिनके चक्कर में ह्यूमन बींग्स फंसते हैं और फंसते हुए चले जाते हैं और लाइफ में परेशान हो जाते हैं। इट ऑफर्ड रिचेस, ये जो चूहेदानी, जो रैट ट्रैप है, जो वर्ल्ड है, ये लोगों को क्या ऑफर करता है बेट के तौर पे? रिचेस, पैसा, धन संपत्ति, जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट, क्लोथिंग्स, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी प्रकार से ऑफर करते हैं एज अ रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड पॉर्क। जिस प्रकार से चूहेदानी में लोग चीज और पॉर्क लगाते चूहे को ट्रैप में डालने के लिए, फंसाने के लिए, उसी प्रकार ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, ये भी एक बड़े से रैट ट्रैप के तरीके, जिसमें कि ये सारी चीजें, रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सब एक बेट की तरीके हैं जिसके चक्कर में इंसान फंस जाता है और परेशान हो जाता है। एंड as soon as anyone let himself to be tempted मतलब होता है अट्रैक्ट हो जाना, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति इन सब चीजों के अट्रैक्ट होता है एंड टू टच द बेट, इन बेट्स को टच करने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और ये वो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। ये बड़ा सा रैट ट्रैप उनको अपने अंदर फंसा लेता है। एंड एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर क्या होता है, सारी चीजें एंड की ओर चली जाती हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। एंड द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, ये जो संसार है, नेवर बीन वेरी काइंड ऑफ टू हिम, बाकी वही बताया जा रही है, जो संसार है ये कभी भी उसके प्रति दयालुता का उसने भाव दिखाया नहीं। सो इसी वजह से इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, यानी कि ये जो आइडिया उसके दिमाग में आया, अब चूंकि ये विचार इसलिए उसे एंटरटेनिंग लगा क्योंकि ये दुनिया कभी भी उसके प्रति काइंडफुल थी नहीं, इसीलिए इस चीज उसको अनवांटेड मीन्स एक रेयर, एक अलग ही जॉय देता है, जो कि थिंक ऑफ इल, जो कि खैर बुरा विचार था कि आप किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, बट वो खुश हो रहा था। क्यों खुश हो रहा था? रीजन ही था क्योंकि इस जाल में वही अधिकतर लोग फंसते थे जो अमीर हुआ करते थे, और जिन लोगों ने उस पैडलर के साथ, वैगाबॉन्ड के साथ कभी अच्छे से बर्ताव नहीं किया। एंड इट बिकेम अ चेरिज्ड पास टाइम ऑफ हिज, और यहां तक कि जब कभी भी वो अपना रैट ट्रैप बेचने के लिए निकलता तो उसका ये बहुत ही अच्छा चेरिज्ड पास टाइम हो जाता था, यानी कि जब इन विचारों में जाता तो काफी अच्छा महसूस करता, अक्सर वो इन मोमेंट्स के बारे में सोचा करता था। एंड ड्यूरिंग मेनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स, जब प्लॉडिंग्स यानी यहाँ भटकता रहता था रोड्स पे रैट ट्रैप बेचने के लिए, तो इन विचारों में गुम हो जाता और इससे बहुत चेरिज्ड, बहुत अच्छा लगता। और क्या करता उस समय ये, टू थिंक ऑफ पीपल, ये उन लोगों के बारे में सोचता, ही न्यू, जिनके बारे में वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जो इसके स्नेयर, इस जाल में फंसने वाले हैं, फंस जाएंगे। एंड अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी उस बेट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और बहुत ही जल्द उस बेट की वजह से इस दुनिया के बड़े से रैट ट्रैप में वो फंस जाएगी। जब इनके बारे में सोचता तो ये भले ही इल थिंक था, यानी कि नेगेटिव थॉट्स था, लोगों के बारे में वो गलत सोच रहा था, लोगों के साथ बुरा हो रहा था, बट उसे अच्छा लग रहा था। बट अच्छा लगने का रीजन ये था कि ये वही लोग हैं, ये दुनिया के वही पीपल हैं जिन्होंने कभी उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया। नाउ अब एक दिन की कहानी यहां पे स्टार्ट होती है। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग along the road, he caught sight of a little Greek cottage by the roadside. वन डार्क इवनिंग, एक्चुअली ये उस समय की बात है जब दिसंबर का मंथ चल रहा था, क्रिसमस का टाइम चल रहा था, इसलिए वन डार्क इवनिंग, जब रात जल्दी हो जाती है। सो वन डार्क इवनिंग, एक डार्क इवनिंग की बात है, एक अंधेरे, मतलब काफी अंधेरा हो रहा था। ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, वो रोड से होकर के घूम रहा था, यानी भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से ग्रे कलर के कॉटेज, कुटिया में पड़ती है, जो कि रोड की बिल्कुल बगल में था। एंड ही वेंट देयर, ही नॉक्ड ऑन द डोर, वो दरवाजे को नॉक करता है, खटखटाता है। एंड टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और रात भर वहां रुकने के लिए, शेल्टर मांगने के लिए उनसे, उस व्यक्ति से अपील करता है। अब क्या होता है, अब जो वहां का जो ऑनर था, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, वो जो व्यक्ति जो पेडलर है था, वह केवल मना ही नहीं किया, बल्कि ध्यान से इसको पढ़ेगा,
इंस्टीड ऑफ सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम। जितने भी साधारणतया लोग उससे वहां पे मिलते थे दुनिया में, सबका फेस कैसा होता? सॉर फेसेस, यानी सब लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर करते थे। तो लेकिन जब इस कुटिया में वो गया, उस कॉटेज में वो पहुंचता है, तो उसका जो ऑनर था उसने मना ही केवल नहीं किया बल्कि क्या किया? हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। वो एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति था जिसके ना तो बच्चे थे और ना ही वाइफ थी। वॉज हैप्पी, यानी बिल्कुल यहाँ पे कॉन्ट्रेरी बोला गया है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने बिल्कुल अपोजिट बिहेव किया आज। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, यानी कि वो भी बहुत अकेलापन फील कर रहा था और अपने अकेलेपन में वो उस पैडलर को पाकर के बहुत खुश हो जाता है कि चलो कम से कम मेरी कुटिया में पहली बार कोई आया तो सही, कोई मेरे अकेलेपन में मुझसे मिलने तो आया। एंड इमीडिएटली, और जैसे वो अपने गेस्ट, अपने मेहमान को पाता है, वो बूढ़ा व्यक्ति वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि इंस्टेंटली ही पुट द पॉरीज पॉट ऑन द फायर। तुरंत ही वो फायर पे, आग पे पॉरीज, दलिया पकने के लिए रख देता है। एंड गेव हिम सपर, और उसको एक अच्छा सा सपर, अच्छा सा डिनर, रात का भोजन करवाता है। यानी कि ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था वो बूढ़ा आदमी। एंड देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल। इसके बाद वो इतना ज्यादा खुश था कि वो अपना टोबैको रोल निकालता है, उससे एक बहुत बड़ा सा हिस्सा कर्व्ड ऑफ, कट करता है, दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। यानी जो सिगार पीते उसमें जो टोबैको डालते हैं, वो टोबैको इतने पर्याप्त मात्रा में निकलता है कि वो जो स्ट्रेंजर यानी जो पैडलर था उसके पाइप के लिए और उसे खुद की पाइप के लिए पर्याप्त था। यानी खुशी खुशी वहां पे स्मोकिंग करते हैं। एंड फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजलिस। मजलिस एक गेम होता है जो कि कार्ड्स का होता है। इसके बाद वो उठता कार्ड्स ले आता है और दोनों आपस में बैठ करके मजलिस भी खेलते हैं विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और कब तक खेलते हैं? जब तक कि सोने का वक्त नहीं हो जाता है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो जो ओल्ड पर्सन था बहुत ही जेन्युइन था, बहुत ही बढ़िया से उसने बिहेव किया उस ओल्ड पैडलर के साथ। और ये शायद पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि किसी ने इतने अच्छे से बिहेव उसके साथ किया। अब आगे क्या होगा स्टोरी में? द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पॉरीज एंड टोबैको। अब देखिए वो जो बूढ़ा व्यक्ति जितना ज्यादा अपने पॉरीज और टोबैको को लेकर के जनरस था, उदार था, यानी कि उसने बिल्कुल भी वो सेल्फिश नहीं हुआ, बिल्कुल ओपन होकर के उसने अपने गेस्ट का वेलकम किया। उसी प्रकार से द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। अब वो अपने गेस्ट को बताता है, उसका जो होस्ट है यानी कि वो खुद अपने यंग डेज में, जब उसके यंग डेज थे, अपनी प्रॉस्पर्टीज अच्छे दिन थे, तब वो राम्सजो आयरन वर्क्स जो कि एक मिल है, एक फर्म है, यहां पे वो एज अ क्रॉफ्टर काम करता था एंड वर्क ऑन द लैंड्स, और लैंड पे भी वो काम करता था। एंड नाउ आगे वो बताता है नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। अब चूंकि बूढ़ा हो चुका है तो अब वो डे लेबर करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो किस पे डिपेंड है? इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब वो अपने मेहमान को बताता है, पैडलर को बताता है कि लेकिन अब उसके पास एक गाय है जो उसको उसकी लाइफ को सरवाइव करने में उसका सपोर्ट करती है। यस, हाँ, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। हाँ, वो बॉसी जो जॉब मेरी थी वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। एंड आगे वो बताता है कि शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, और उसकी वो जो गाय है उसे क्रीमरी के लिए क्या देती है? हर दिन मिल्क, दूध देती है उससे क्रीम निकालने के लिए, जिसको मार्केट में सेल करके अपनी अर्निंग के लिए पैसे कमाता है। और आगे वो इन्फॉर्म करता है कि एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर्स इन पेमेंट, और पेमेंट के तौर पर क्रीमरी यानी क्रीम को बेचने के बाद, बटर को बेचने के बाद उसे 30 क्रोनोर्स पेमेंट के फॉर्म में मिले हैं। क्रोनोर क्या, जैसे हमारे यहाँ रुपीज होता है, तो ये एक प्रकार का पैसा है जो कि यहां पे उसे 30 क्रोनोर मिलते हैं अपने क्रीम्स को बेचने के बाद। अब आप खुद सरप्राइज हो रहे होंगे, कोई क्या व्यक्ति इतना जनरस हो सकता है कि किसी अननोन स्ट्रेंजर के साथ इतनी ज्यादा गहराई वाली बातें शेयर करे कि अपनी इनकम भी शेयर कर दे। और तो और देखिए आगे और भी क्या बातें वो शेयर करता है। एंड द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। अब जो स्ट्रेंजर था सिंपली वो एकदम इनक्रेडुलस हो चुका था, सरप्राइज्ड हो गया था। वो सोच रहा था कि भला कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा जेन्युइन
कैसे हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा सीधा कैसे हो सकता है कि अपनी इतनी ज्यादा पर्सनल बातें वो किसी अननोन पर्सन से शेयर करे। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, इसके बाद तो बूढ़ा व्यक्ति क्या हुआ, उठता है, एंड वैन टू द विंडो, खिड़की के पास जाता है, एंड टुक डाउन अ लेदर पाउच, और एक लेदर का पाउच, एक पर्स निकालता है, विच हंग ऑन अ नेल, जो एक नेल यानी कील पे टंगी हुई थी, इन द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो का जो फ्रेम था उसमें कील थी, उसी कील पे वो पाउच टंगा हुआ था। उस पाउच को वो ओल्ड मैन लेकर के आता है, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर्स बिल्स, और 3 रिंकल यानी कि मुड़े हुए, जिसे वो फोल्ड करके अपने पाउच में डाला हुआ था उसको निकाल करके दिखाता है। यानी कि बिल्कुल वो एकदम साफ दिल का व्यक्ति था, उसके दिल में किसी प्रकार का छल कपट था ही नहीं। एंड दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और उसने उन पैसों को अपने गेस्ट के सामने भी रखा। अब आप खुद सोचिए, कहीं ना कहीं वो जो पेडलर है वो एक चोर भी है। सिंपली वो उसके दिमाग में कुछ तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल इस बात से अनजान था। उसे लगा था कि हर एक इंसान बिल्कुल उसी की तरीके ह्यूमनिज्म, इंसानियत से भरे हुए होते हैं। देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। एंड नोडिंग नोविंगली, और सब कुछ जानते अपने सिर को क्या करता है, हिलाता है। नोडिंग में होता है सिर को हिलाना, एक जेस्चर ये होता है। एंड देन इसके बाद उसने क्या किया, स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उसने पैसों को उसी पाउच में भर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब है कि सुबह सुबह उठना अच्छे समय में। दोनों व्यक्ति यानी पैडलर और वो ओल्ड क्रॉफ्टर दोनों सुबह सुबह उठते हैं। एंड द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, और क्रॉफ्टर जल्दी में था क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन, जो दूसरा व्यक्ति यानी पैडलर, प्रोबेबली शायद, थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि शायद उसे बेड पर नहीं सोना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का जो मुखिया है वो उठ गया हो, यानी कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर है अब वो चूंकि उठ गया है, काम पर निकल गया है। तो प्रोबेबली, देखिए यहाँ पे प्रोबेबली क्यों यूज किया कि इसका एक मकसद है। प्रोबेबली मीन्स होता है शायद, यानी कि ये जरूरी नहीं कि यही विचार ही सही रहा हो, क्योंकि शायद उसका विचार कुछ और रहा हो, एक प्लान के तहत वो उस क्रॉफ्टर के साथ उठा हो। इसी वजह से यहाँ पे प्रोबेबली डियर स्टूडेंट्स यूज किया गया है, क्योंकि आगे क्या होगा, ये व्यक्ति जाएगा और उस पर्स को चुरा लेगा, और शायद इसीलिए वो यहाँ पे प्रोबेबली यूज किया कि शायद उसके दिमाग कोई प्लान भी हो सकता है। अब आगे चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एंड दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों एक ही समय में कॉटेज को छोड़ करके जाते हैं। यानी कि जो पैडलर था वो अपने रास्ते में आगे निकल जाता है, और जो क्रॉफ्टर था वो मिल्किंग के लिए निकल जाता है। एंड द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को बंद किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपने पॉकेट में रखता है। द मैन विद द रैट ट्रैप, वो आदमी जिसके पास रैट ट्रैप था यानी जो पैडलर था, सेड गुड बाय एंड थैंक यू, उसने उस क्रॉफ्टर को गुड बाय और थैंक यू बोला। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों अपने अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। यानी कि वो मिल्किंग के लिए चला गया क्रॉफ्टर, और जो पैडलर था वो अपने रास्ते में आगे की ओर बढ़ गया। बट आगे अब कहानी में क्या होगा, लेकिन हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद वो पैडलर फिर से आता है और दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो घर के अंदर, झोपड़ी के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता है। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, केवल खिड़की के पास जाता है। स्मैश्ड अ पेन, एक पेन को, एक पल्ले को या एक तरफ की कांच को तोड़ता है। एंड स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर ले जाता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और जो 30 क्रोनोर से भरा हुआ जो पाउच होता है उसको वो निकाल लेता है। ही टुक द मनी, वो पैसे को ले लेता है। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसको अपने पॉकेट में पैसे को डाल लेता है। एंड देन फिर he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away, और बहुत ही सावधानी के साथ वो पाउच को उसी जगह पे नील पे फिर से टांग देता है और चला जाता है। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया था कि क्यों पीछे की स्लाइड में नरेटर ने यहाँ पे प्रोबेबली यूज किया है, क्योंकि शायद वो जानबूझकर क्रॉफ्टर के साथ में उठा था, जिससे कि जब बाद में वो चोरी करे तो क्रॉफ्टर को तुरंत शक ना हो कि पैसा उसी ने चुराया है, जिससे कि उसे पर्याप्त टाइम मिल जाए वहां से काफी डिस्टेंस पे, काफी दूर तक भागने में, यानी कि जल्दी पकड़े जाने का उसका चांस ना बने।
साथ ही साथ एक क्वेश्चन देखिए यहां पे और है, जब उसने पैसों को चुराया तो उसने लेदर पाउच को दोबारा वापस क्यों टांग दिया? वो लेदर पाउच को लेकर के भी तो भाग सकता था। तो यहां पे भी एक लॉजिकल आंसर यही मिलेगा, इसीलिए उसने उसको दोबारा वहां पे टांगा, जिससे कि क्रॉफ्टर को तुरंत पता ना चल पाए कि उसके पैसे चोरी हो गए। जब वो पाउच को देखे तो उसके दिमाग में जाए कि पैसे तो पाउच में भरे हुए होंगे, इंस्टेंटली उसके दिमाग में स्टक ना करे कि पैसे चोरी हो गए। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, पुलिस जल्दी खोजबीन में लग जाए और उसके पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाए। उसने ऐसा इसलिए किया जिससे कि उसे पर्याप्त टाइम मिल जाए उस रीजन से, उस जोन से काफी दूर जाने में। ओके एवरीवन, अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, जब वो पैसों को लेकर के आगे जा रहा था, इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में रख करके, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, अपने स्मार्टनेस के बारे में सोच करके काफी खुश महसूस कर रहा था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स, बिल्कुल उसने ये सोचा, दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि मुझे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, यानी कि मुझे मेन रोड से नहीं जाना चाहिए। यहां पे भी वही क्वेश्चन बनेगा, वो मेन रोड से जाने की उसने क्यों नहीं सोची? क्योंकि उसे लगा कि कहीं अगर क्रॉफ्टर को पता चल गया हो, उसने पुलिस को बता दिया हो, तो कहीं पुलिस मुझे मेन रोड से पीछा करते हुए कहीं जल्दी से पकड़ ना ले। तो मुझे रास्ता ऐसा चूज करना चाहिए जहां पे पुलिस जल्दी पहुंच ना पाए, अगर क्रॉफ्टर ने कंप्लेन भी कर दिया हो तब भी। तो इसलिए उसने क्या किया, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसे रोड से कहीं और से जाना चाहिए, उसे मेन रोड से नहीं जाना चाहिए, उसे रोड को छोड़ करके जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, इनटू वुड्स, फिर वो जंगलों के माध्यम से, जंगलों के रास्ते में जाने की प्लानिंग करता है और एंटर कर जाता है। नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, जब उसके ट्रेवल का, जब वो जंगल में वो प्रवेश कर जाता है, जो पहला घंटा था, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, वो आराम से जंगल में चलता हुआ चला जा रहा था। लेकिन लेटर इन द डे, जैसे दिन बीतता गया, it became worse, for it was a big and confusing forest, उसके लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्ष, बेकार होती चली गई, क्योंकि वो जो जंगल था काफी बड़ा और कंफ्यूज कर देने वाला जंगल था, which he had gotten into, जिसमें वो प्रवेश किया था, जिसमें वो गया था। and he tried, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, इस चीज पे बिल्कुल फिक्स्ड रहने का, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि मैं बिल्कुल एक निश्चित डायरेक्शन में चलूंगा, क्योंकि अगर एक बिल्कुल सीधे रास्ते पर अगर मैं चलूंगा तो डेफिनेटली एक समय के बाद मैं इस जंगल को क्रॉस कर जाऊंगा, इसलिए वो कोशिश करता है कि मैं बिल्कुल सीधे रास्ते में चलूं। बट लेकिन द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो जंगल का रास्ता था वो दाएं बाएं इधर उधर इतने अजीबो गरीब तरीके से टर्न था, मुड़ा हुआ था। एंड ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता जा रहा था और चलता ही जा रहा था, लेकिन उसे जंगल का एंड नहीं मिल रहा था, उसका अंत नहीं मिल पा रहा था, वो जंगल से नहीं निकल पा रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और लास्ट में वो महसूस करता है, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, कि वो जंगल के एक ही हिस्से में बार बार राउंड एंड राउंड घूम रहा है। ऑल एट वंस, और अचानक से जब वो घूम ही रहा था, ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, उसका जो आइडिया था ना, बड़े से रैट ट्रैप वाला वर्ल्ड, संसार वाला जो रैट ट्रैप है, वो विचार उसके दिमाग में आता है, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, संसार के बारे में और उस रैट ट्रैप के बारे में। अब वो समझ जाता है, नाउ हिज टर्न हैड कम, अब मेरी बारी आ गई है इस बड़े से रैट ट्रैप में फंसने की। क्यों उसने कहा, क्योंकि आज वो भी एक बेट, जो शिकार था, एक बेट लगा हुआ था उस विंडो पेन पे, उसके चक्कर में वो पड़ गया और आज वो खुद इस बड़े से दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया है। He had let himself to be fooled, उसने खुद से खुद को मूर्ख होने दिया, यानी कि वो फंस गया। किसके द्वारा? बाय अ बेट, एक बेट जो लगा हुआ था, एंड हैड बीन कॉट, और उसमें फंस गया। जो कहां पे लगा था? विंडो नेल पे जो बेट लगा हुआ था 30 रिंकल्ड क्रोनोर के फॉर्म में। एंड द होल फॉरेस्ट, आगे कहते हैं जो पूरा फॉरेस्ट था, पूरा जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स, उसके जो ट्रंक्स हैं, जो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस, एंड इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, जो पड़े हुए जो लकड़ी की गट्ठर थे, ये सब मिल करके जंगल के जितने भी ट्रंक्स, ब्रांचेस, थिकेट्स, फॉलन लॉग्स, ये सब मिल करके क्या कर रहे थे? क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल मतलब होता है अभेद, जिसको भेदा ना जा सके, प्रिजन। तो ये सब मिल करके उसे इस हिसाब से बंद कर लिए थे जैसे कोई अभेद्य कोई जेल होता है, उसी प्रकार से वो फंस चुका था, जिससे वो निकल नहीं पा रहा था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और जिसमें से वो कभी भाग नहीं पाएगा, उसे ऐसा लग रहा था कि वो आकर के इस जाल में फंस गया है। अब आगे क्या होगा? इट वॉज लेट इन डिसम्बर,
यानी दिसंबर का लास्ट टाइम चल रहा था। एंड डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जंगल के ऊपर पहले ही अंधेरा छा रहा था। आपको पता होगा कि ठंडी के मौसम में जो रात होती है लंबी होती है, अंधेरा काफी जल्दी छाने लग जाता है, ठंड भी काफी ज्यादा होती है। एंड दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, जैसे अंधेरा बढ़ा उस अंधेरे ने उसके खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिसअपियर, और उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे जैसे रात बीतेगी उसका अंत और उसका खतरा दोनों बढ़ता जाएगा और अंत भी समीप आता जाएगा। एंड फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और आखिरकार उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। एंड he sang down on the ground, अब वो ग्राउंड पे बिल्कुल sang डाउन हो जाता है, थक हार करके बैठ जाता है। एंड tired to death, और इतना ज्यादा थक जाता है कि वो समझ जाता है कि जैसे मानो मेरी मृत्यु हो गई है। एंड थिंकिंग दैट his last moment had come, वो सोच रहा होता है डेफिनेटली अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। बट लेकिन जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही अपने सिर को उसने उदास और निराश होकर के ग्राउंड पे जमीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक साउंड सुना दिया, उसने एक साउंड को सुना। ये साउंड कैसा था? अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, ये बहुत ही तेजी से लगातार किसी चीज को पीटने की आवाज थी। देयर वॉज नो डाउट, और जैसे ही उसने उस आवाज को सुना उसे इस बात पे बिल्कुल शक नहीं था टू व्हाट दैट वाज, कि आखिर वो क्या है। यानी कि इंस्टेंटली वो समझ गया कि ये किस चीज का साउंड है। एंड ही रेज्ड हिमसेल्फ, और सडन उसके अंदर एक एनर्जी आती है और वो खुद को उठाता है, उसे उम्मीद फिर से जगती है। एंड दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, वो समझ जाता है कि ये कोई आसपास आयरन मिल है जहां पे ये हैमर से किसी चीज को पीटने की आवाज आ रही है। एंड ही थॉट, वो सोचता है देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, यानी कि डेफिनेटली जरूर वहां पे नियर बाई आसपास लोग हैं। एंड ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अब अपनी पूरे पावर को इकट्ठा करता है, पूरी ताकत को लगाता है। एंड गॉट अप, खड़ा हो जाता है। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टैगर्ड मींस लड़खड़ाते हुए क्या करता है? फॉलो करता है जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा होता है, यानी कि अब वो उस मिल की ओर जाने की कोशिश करता है। एक तो सीन ये हो गया। अब यहां से स्टूडेंट्स जो हम कंटिन्यू करेंगे, अब आप इसे इमेजिन करेंगे एक एंड पे स्टोरी ये चल रही है कि वो जो पैडलर है वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए एकदम परेशान हैरान है, वो धीरे धीरे खुद को आयरन मिल की ओर धकेल रहा है, ले जा रहा है। अब वहीं अब यहाँ पे दिखाया जाएगा आयरन मिल के अंदर का सीन। आयरन मिल के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताई जाएगी, तो उसको हम जानेंगे, और इसलिए जानेंगे कि दोनों स्टोरीज आपस में लिंक्ड हो पाए, जुड़ पाए। तो अब यहाँ पे दूसरा फेज अब स्टार्ट हो गया है कि वो आयरन मिल जिधर की ओर वो पैडलर आ रहा है उसके बारे में कुछ डिटेल और अंदर का क्या सीन है वो यहाँ पे हम जानेंगे। द रामजो आयरन वर्क, वो जो आयरन वर्क जो मिल थी वो रामजो आयरन वर्क था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि फिलहाल अभी बंद है। यानी जब नरेटर इस कहानी को लिख रहे थे तो उस समय फिलहाल वो मिल बंद हो चुकी थी। बट वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट, लेकिन बहुत लंबी बात नहीं है, ये एक बड़ा सा प्लांट था विद स्मेल्टर। भाई वो एक आयरन मिल था, तो आयरन लोहे से रिलेटेड जितनी भी चीजें इक्विपमेंट होती सारी चीजें वहां पे थी, जैसे कि स्मेल्टर जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है, रोलिंग मिल्स जिसपे लोहे को डालकर पतला या मोटा या इस शेप में किया जाता है, एंड फॉर्ज भट्टी, यानी जितनी भी चीजें वहां पे होनी चाहिए सारी चीजें यहाँ पे हैं। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है मिल के अंदर का सीन। एंड इन द समर टाइम्स, नरेटर बता रहे जब गर्मियों का दिन हुआ करता था, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज। बार्जेस एंड स्काउज क्या है? ये एक प्रकार के जैसे बोट्स होते हैं, शिप्स होती हैं, वो है जो कि वहां पे रॉ आइटम्स को लेकर के आया करते थे। स्लाइड डाउन द कैनल, यानी पास में भी कोई एक कैनल थी, एक रिवर थी, वहां पर वो स्काउज एंड बार्जेस हैवली बहुत ज्यादा माल एंड रॉ आइटम लेकर के गर्मियों के मौसम में आया करते थे, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और वहीं पे एक इनलैंड लेक था, वहां पे ले जाकर के उनको डिपोर्ट कर दी थी। एंड इन द विंटर टाइम, जब ठंडी का मौसम होता था, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, जो ठंडी के मौसम में वहां की जो रोड हुआ करती थी बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी। कारण क्या था? क्योंकि जब ठंडी का मौसम आता तो वहां पे जो कैनल्स थी वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती थी, जम जाती थी, यानी कि वहां पे बर्फबारी की वजह से बिल्कुल कोल्ड एकदम ठंड हो जाती थी, यानी कि वहां पे जो बार्जेस हैं और स्काउस हैं, जो शिप्स हैं, वो नहीं चल पाते थे क्योंकि नदियां बर्फ से जम जाती थी। तो उस समय फिर ठंडी के मौसम में किसका इस्तेमाल होता था? रोड का इस्तेमाल होता था। अब चूंकि आयरन मिल था तो वहां पे कोयले का इस्तेमाल होता था, तो वहां पे जो क्रेट्स हुआ करते थे, आगे देखिए,
तो रोड ब्लैक हो जाते थे फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। चारकोल क्रेट्स क्या होते थे? जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां जो पीछे उनके क्रेट्स लगे होते थे जिसमें कि कोयला भरा हुआ होता था, अब वो रोड के माध्यम से आते थे और उससे जो कोयले की डस्ट गिरती थी उसकी वजह से रोड पूरा एकदम ब्लैक हो जाता था। कहने के मतलब ये चीज बताई जा रही है कि वो इस रीजन की बात की जा रही है कि ठंडी में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती थी कि नदियां भी बर्फ से एकदम जम जाती थी, और साथ ही साथ कोयला इतना ज्यादा गिरता था रोड पे, तब जब रोड से गाड़ी आती थी रोड बिल्कुल ब्लैक हो जाता था। तो ये बताने की कोशिश की जाती थी कि जो आयरन मिल है बहुत ही ज्यादा वहां व्यस्तता हुआ करती थी, बहुत बड़ी मिल थी, अगर कोई अंदर आ भी जाए तो लोग ज्यादा नोटिस नहीं कर पाते थे। इन सब चीजों को यहाँ पे बताने का रीजन स्टूडेंट्स यही है, आपके दिमाग को उधर मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है दो सीन की तरफ। एक तो सोचो दिसंबर का महीना है, बाहर बहुत ठंड होगी, सोचो कितनी ज्यादा ठंड है कि जो कैनाल है, जो रिवर है, उसका पानी बर्फ बन चुका है। ऑल राइट, और वो जो मिल है इतना ज्यादा वहां पे काम होता है कि वहां पे जो कोयले आते हैं केवल कोयले की वजह से रोड एकदम काला पड़ गया। तो यहाँ पे दो सीन आपको, दो नजारा दिखेगा कि मिल में बहुत ज्यादा व्यस्तता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा है, लगातार काम वहां पे चल रहा है। और ऑन द सेकेंड एंड आपको एक सीन और दिखाया जा रहा है कि जो पेडलर है वो इस प्रकार की ठंड में बाहर है, एकदम थका हुआ, कितनी बदहाल स्थिति में वो होगा। और इतनी बदहाल स्थिति में वो क्यों है? केवल एक बेट की वजह से, क्योंकि एक बेट से वो अट्रैक्ट हो गया, तो बस इसी प्रकार वो वर्ल्ड रैट ट्रैप में फंस गया। ओके, अब आगे इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पे कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस था। प्रीवियस पैराग्राफ में हमने क्या जाना कि वो मिल बहुत बड़ी थी और दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत ज्यादा थी और रोड पे इतना ज्यादा वर्क कोयले का ट्रांसपोर्ट होता था कि रोड बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। ये चीजें ये बताती कि बहुत ही ज्यादा वर्क लगातार उस मिल में चलता था। ये मैसेज आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है। फिर आगे देखिए, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, और ऐसी एक लंबी डार्क इवनिंग था, यानी कि ये उसी दिन की बात हो रही है जब वो पैडलर मिल की ओर जा रहा था। और लॉन्ग डार्क इवनिंग क्यों बोला गया? क्योंकि ठंड में रात का मौसम, जो रात का टाइम होता है, काफी लंबा होता है। एंड जस्ट बिफोर क्रिसमस, और ये क्यों बताया जा रहा है? केवल क्रिसमस की पहले, यानी 25 दिसंबर की पहले की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस से रिलेटेड भी एक स्टोरी आगे ऐड की जाएगी, इसीलिए अभी से आपके दिमाग पे क्रिसमस मेंशन किया जा रहा है। द मास्टर स्मिथ, जो मिल था, मिल का जो मास्टर स्मिथ था, जो मेल जो लोहार था, एंड हिज हेल्पर, उनके जो हेल्पर थे, सैट इन द डार्क फोर्ज, बिल्कुल अंधेरे से फोर्ज में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास, जहां पे वेटिंग फॉर द पिग आयरन, जहां पिग आयरन यानी जो रॉ आयरन था, जिसे शायद काफी गर्म किया जा रहा था, जिससे कि उसे कई सारे शेप में कन्वर्ट किया जा सके। डार्क फोर्ज भी यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया कि हल्का वहां पे अंधेरा भी था, जिससे कि कोई व्यक्ति या थोड़ा उसे पहचानने में दिक्कत हो, इसलिए यहाँ पे डार्क फोर्ज इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया। यही सब तरीका होता है कि लिटरेचर लिखने का, कि हर एक पॉइंट्स को क्लियरली हर जगह मेंशन किया जा सके। डार्क फोर्ज ये बता रहे हैं कि वहां पे लाइट की व्यवस्था ज्यादा नहीं थी, इसलिए यहां पे डार्क फोर्ज मेंशन किया गया। ओके एवरीवन, ये पॉइंट आगे देखिए, अभी माइंड आप नोटिस करेंगे। एंड विच हैड बीन पुट इन द फायर, यानी कि जो पिग आयरन है, जो रॉ आयरन होता है, जो कच्चा लोहा होता है, उसको आग में रखा गया था पकाने के लिए, गर्म करने के लिए। एंड टू बी रेडी टू पुट ऑन एनविल, एनविल भी एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर रख करके लोहे को पीट करके एक शेप में ढाला जाता है। तो लोग लोहे को गर्म कर रहे थे भट्टी के पास, जिससे कि लोहे को एनविल में रख करके आगे प्रोसीजर किया जा सके। और एक तो ये था, और दूसरा वहां पे माहौल क्या बताया जा रहा है? एवरी नाउ एंड देन, और नाउ एंड देन मतलब बीच बीच में, वन ऑफ देम, जो हेल्पर्स थे उन्हीं में से कोई एक, गॉट अप, उठते, एंड स्टेड द ग्लोइंग मास ऑफ लॉन्ग आयरन बार, जो लॉन्ग आयरन बार जो मेल्ट हो रहा होता है, पिघल रहा होता है भट्टी के ऊपर, उसको जाकर के वो हिलाते थे, चलाते थे, जिससे कि प्रॉपरली वो पिघल जाए। एंड रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ देर बाद वो उसको स्टिर करने के बाद, चलाने के बाद वापस आता, चूंकि अंदर बहुत गर्मी होती थी। तो जब वो व्यक्ति बाहर आता, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, परस्पिरेशन मीन्स होता है जो स्वेट होता है, पसीना होता है, पसीने से बिल्कुल वो भीगा हुआ होता था और उसके बॉडी से पसीने टपक रहे होते थे, यानी इतना ज्यादा अंदर का टेम्परेचर हुआ करता था। दो यद्यपि एज वॉज द कस्टम, खैर वहां का एक कस्टम था भाई, ये सेफ्टी प्रिकॉशन भी आगे बताया जाएगा कि ही वॉर नथिंग दिस इज बट अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज। वो उनका जो क्लॉथिंग कोड क्या होता था, वो एक लंबी सी शर्ट पहने हुए होते थे और लकड़ी का जूता पहने होते थे। वुडन शूज क्यों पहनते थे? जिससे कि जो लोहे की जो सलाखें अगर गर्म हो तो वो उनको नुकसान ना पहुंचाने पाए। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे ये अंदर का नजारा बताया जा रहा है कि सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, सब लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। और आगे क्या बताया जा रहा है? ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स, और
पूरे टाइम पे वहां पे कोई ना कोई साउंड्स लिखा हुआ है, कई प्रकार के साउंड्स, शोर शराबा आपको मिल के अंदर जो है टू बी हर्ड इन द फोर्ज, भट्टी के अंदर सुना जा सकता था। बार बार साउंड्स की बात स्टूडेंट्स इसलिए बताई जा रही है, वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा था। क्यों था? क्योंकि अभी वो पेडलर अंदर आएगा मिल के अंदर, और जो अंदर के लोग उसे जो इसमें था बहुत देर में नोटिस कर पाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यही सारे पॉइंट्स बताएंगे कि अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा था, सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, साथ साथ अंदर जो है प्रॉपर लाइट भी नहीं थी, और साथ में जो नॉइस था वो तो मेन फैक्टर था ही था। एंड द बिग बिलोज ऑफ ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक, यानी कि हमें ग्रोनिंग काफी ज्यादा, जो लोहे को पीटने की आवाज है वो आ रही थी, बीच में जो कोयले हैं वो क्रैक फट रहे हैं जल जल करके, उसका साउंड आ रहा है। एंड द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, और एक जो लड़का है फायर बॉय, वो जो चारकोल जो कोयला है फर्नेस का जो मुंह है, भट्टी का जो मुंह है, उसमें कोयले को डाल रहा है विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। ग्रेट डील ऑफ क्लैटर मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा शोर शराबे के साथ, क्लैटरिंग के साउंड के साथ, यानी कि अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा है, सब लगातार अपने काम में व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही है। और तो और बाहर भी काफी शोर शराबा है, क्योंकि आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर वाटरफॉल का भी साउंड आ रहा है, क्योंकि कई बार जो मिल होती है, मिल में वाटरफॉल भी होता है, पानी गिरता है, उसी पानी में लोहे को ठंडा किया जाता है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वेव्ड द रेन, और बारिश भी हो रही है और हवाएं भी चल रही हैं, और उसके वेव्ड मतलब थपेड़े लगना, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो ब्रिक टाइल्ड रूफ है, जो पत्थर की जो रूफ बनी हुई है, उस पर जो बारिश और हवाओं के थपेड़े, विप क्या होता है बेसिकली, जो जब किसी को मारा जाता है रस्सी से, जो उसे विपिंग बोलते हैं, ऑलराइट, जिसे कोड़े बरसाना, तो बाहर से हवाएं और बारिश, वो भी टाइल्ड रूफ के ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं, यानी कि प्रकृति भी शोर मचा रही है बारिश के फॉर्म में, यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा है। आई होप अब आप पूरे सीन को इमेजिन कर पा रहे होंगे। एक साइड से पेडलर एंटर कर रहा है, उधर मिल के अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा है, लोग अपने काम में व्यस्त हैं, अंधेरा भी है, बारिश भी हो रही है, हवाएं भी खूब तेज चल रही हैं, और साथ साथ वो दिसंबर का मंथ है, ठंड बहुत ज्यादा है। अब आप सोचिए कि इसमें पेडलर का क्या हाल हो रहा होगा बाहर। एंड इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ, और शायद ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स इसी की वजह से, एंड ऑल दिस नॉइज, इसी शोर की वजह से, दैट द ब्लैकस्मिथ डिडंट नोटिस दैट अ मैन ओपन द गेट। देखिए आई ना वही बात कि उसने बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया कि एक आदमी ने उस मिल का दरवाजा खोला, यानी कि दरवाजे के गेट के खुलने का साउंड उन लोगों को पता ही नहीं चला। एंड एंटर द फोर्ज, और उस फोर्ज में एंटर कर गया। एंड अनटिल, और वो कब तक नहीं जान पाया, ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और वो यहां तक कितना ज्यादा वो ठंड से एकदम परेशान था, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ज्यादा पैथेटिक था ठंड की वजह से, कि वो जैसे वो फर्नेस को, भट्टी को देखता है, पेडलर शायद खुद को रोक नहीं पाता, वो कहां चलाता है, भट्टी के पास में चलाता है खुद को वार्म अप करने के लिए। And surely it was nothing unusual for a poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through a sooty panes. और surely, definitely, it was nothing unusual. उस poor vagabonds, जो vagabonds ऐसे जो यहाँ वहाँ टहलते रहते हैं, इनके लिए मतलब ये कोई मतलब वो बात नहीं है, ये सिंपली एक कॉमन सी पॉइंट है। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनके पास कोई अच्छा सा शेल्टर नहीं होता है फॉर द नाइट्स, रातों के लिए, टू बी अट्रैक्टेड, ऐसे वेगाबॉन्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट हो जाते। देखिए यहाँ वेगाबॉन्ड की बात नहीं हो रही जो आ रहा है, ये सभी वेगाबॉन्ड्स की बात हो रही कि भाई उन्हें अगर ऐसा माहौल दिखेगा, मौसम ऐसा होगा, तो अगर उन्हें ऐसा कोई नजारा दिख जाए कि वो ठंड से एकदम प्रताड़ित है, कोई मिल दिख रहा है और मिल की भट्टी से उन्हें वो आंच, वो जो फर्नेस, वो आग दिख रही है, तो सिंपली वो उधर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, खींची ओर चले जाएंगे टू द फोर्ज, भट्टी की ओर। किसकी वजह से? बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जो आग की जो ग्लो चमक दिख रही है, विच एस्केप्ड थ्रू सूटी पेन्स। सूटी पेन्स क्या है? जो खिड़कियां हैं, जो गंदे डस्टी पेन्स है, वहां से जो आग दिख रही है, यानी बाहर जो वेगाबॉन्ड्स हैं, वो जो गंदी जो खिड़कियां हैं मिल की, जब उन्होंने वहां से ग्लो ऑफ लाइट, आग की वो चमक देखी, किसकी? भट्टी की, तो अट्रैक्ट हो जाते थे वहां पे शेल्टर, शरण पाने के लिए, और उधर की ओर भागे चले जाते थे। ऐसा ही किसके साथ हुआ? ऐसा ही पेडलर के साथ भी हुआ, जो कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो इस नजारे को देखकर वो भी अट्रैक्ट हो गया था और वो फर्नेस तक पहुंच गया।
एंड टू कम इन, वो अंदर आ जाए, किस लिए? वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ फायर, अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने। तो कोई भी अगर वैगाबॉन्ड होगा उसे ऐसा नजारा मिलेगा तो हर एक व्यक्ति ऐसी जगह पे प्रवेश करने की कोशिश करेगा अगर उसकी स्थिति ऐसी है तब। इसीलिए उस पेडलर ने भी ऐसा ही किया। आगे क्या है? द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, लेकिन देखिए ब्लैक स्मिथ ने यहां पे थोड़ी सी लापरवाही दिखाई। जब उसने देखा कि हाँ वो व्यक्ति बगल में खड़ा है तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा इंक्वायरी, ज्यादा पूछताछ नहीं की कि कोई स्ट्रेंजर अंदर आ गया है। बस उसने कैजुअली एक हल्का सा जो है नजर उसके ऊपर डाला एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। वो इंट्रूडर कौन है? जो व्यक्ति, जो पेडलर अभी अंदर आया। बहुत ही अलग भाव से उसने देखा, नहीं ज्यादा नोटिस नहीं किया, ज्यादा अटेंशन के साथ उसने उधर रिस्पॉन्स नहीं किया। He looked the way people of his type usually did. उसने उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जैसा कि उस प्रकार के लोग अक्सर व्यवहार किया करते हैं। कैसे? विद अ लॉन्ग बियर्ड, भाई उस पैडलर की दाढ़ी क्या है? लंबी लंबी दाढ़ी है, डर्टी कपड़े गंदे हैं, रैग फटे हुए हैं। विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कई सारे बंच ऑफ रैट ट्रैप उसके चेस्ट पे टंगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ लोग वैसे भी ज्यादा अटेंशन नहीं देते हुए, ये होता ठीक है कोई कॉमन हो आदमी होगा, कोई बेगर होगा, तो इसलिए उस जो ब्लैक स्मिथ था उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड नाउ ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। खैर जो पेडलर था उसने परमिशन मांगा ब्लैक स्मिथ से वहां पे रुकने के लिए, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। बिना एक शब्द बोले, बहुत ही हॉटी कंसेंट मतलब बहुत ही प्राउडली, घमंड के साथ, यानी कि रूड बिहेवियर के साथ ब्लैक स्मिथ ने कंसेंट, अपना परमिशन तो दे दिया, लेकिन एक भी शब्द उसने बोला नहीं कि प्यार भरा कोई एक शब्द बोल दे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यही बात उस पैडलर को लगा करता था कि लोग मेरे प्रति कभी भी काइंडफुल नहीं होते, कभी भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। तो यहां पे ब्लैक स्मिथ ने बिल्कुल भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस उसने ठीक है ओके फाइन आए हो तो रुक सकते हो, एक सिग्नल बस दिया कि हाँ ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम यहां पे फिलहाल रुक सकते हो। क्योंकि शायद उसको भी आइडिया था कि बाहर बहुत ठंड है, व्यक्ति यहां पे आया है थोड़ा सा खुद को वार्म अप करने के लिए। ज्यादा क्वेश्चन क्या, कोई क्वेश्चन वो नहीं करता है। एंड द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग। जो ट्रैम्प, जो टहल रहा था, जो घुमक्कड़ व्यक्ति, ट्रैम्प पैडलर के लिए देखिए यहां पे उस पैडलर के लिए कई सारे वर्ड्स यूज किए गए। तो जो ट्रैम्प, जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, उसने भी कोई भी प्रश्न नहीं किया आइदर। He had not come there to work but only warm himself and sleep. वो खुद से सोचता भी है कि खैर वो यहाँ पे किसी से कोई बातचीत करने तो आया नहीं, कि कोई रिलेशन मेंटेन करने आया है। वो कहते हैं मैं तो यहाँ बस खुद को वार्म अप, खुद को गर्म करने आया हूं एंड स्लीप सोने आया हूं, और उसकी परमिशन मुझे मिल चुकी है। एंड इन दोज डेज, उन दिनों रामजो आयरन मिल वॉज ओन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। और उस समय जो वो मिल थी उसके जो ओनर एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर थे, यानी बहुत ही ज्यादा हर चीजों का ध्यान रखते थे, बहुत ही केयरफुल रहते थे। एंड हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिनका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि मार्केट में अच्छा लोहा जाना चाहिए। और इसीलिए वो क्या करते थे, ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। And this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. इसलिए बोथ डे एंड नाइट, रातों दिन आया करते थे, मिल में देखा करते थे कि काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। जितना पॉसिबल हो सकता था उतना वो केयर करने की कोशिश करते थे। और उसी समय, जिस समय वो व्यक्ति अंदर फोर्ज के आया हुआ था, वो पेडलर, उसी समय उस दिन भी वो अपने फोर्ज में अपने नाइटली रात के राउंड में इंस्पेक्शन करने के लिए आए हुए थे। कौन? उस मिल के मालिक, यानी कि आयरन मास्टर। एंड नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज टॉल रैगामुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। खैर अब उनका जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से उनकी नजर एक ऐसी चीज पड़ी डेफिनेटली जिसपे उनकी नजर पड़नी चाहिए थी। सबसे पहले उन्होंने किसको देखा? उस टॉल लंबे रैगमुफिन। रैगमुफिन किसको बोलते हैं? जो फटे चिथड़े कपड़ों में जो व्यक्ति होता है उसे रैगमुफिन बोलते हैं। तो उसने उस पैडलर को, नहीं रैगमुफिन को, पैडलर को एक नाम और दिया गया, देखिए रैगमुफिन। उस रैगमुफिन, उस फटे चिथड़े कपड़ों में जो व्यक्ति था उसको, उस पर नजर जाती है। अच्छा जाती क्यों है? क्योंकि वो भट्टी की इतनी करीब था और आराम से लेटा हुआ था, उसके कपड़े से जो स्टीम, भाई आग के जितने आप पास जाएंगे अगर आपके कपड़े भीगे हुए हैं तो उससे स्टीम, भाप निकलेगी। और जब उसने उस भाप को निकलते हुए आयरन मास्टर ने देखा तो उसकी नजरें सीधे उस रैगमुफिन यानी पैडलर के ऊपर पड़ी। तो आगे वही कि रैगमुफिन हु हैड ईज्ड, जो आराम से लेटा हुआ था,
हिज वे टू क्लोज टू द फॉरेस्ट, जो भट्टी के इतने पास लेटा हुआ था दैट स्टीम रोज, भाप निकल रही थी फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके फटे हुए कपड़ों से भाप निकल रही थी। इसी वजह से शायद आयरन मास्टर की नजर और ज्यादा उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया। कहने का यहां मतलब ये है कि हु हैड हार्डली डिंग टू, यहां पे फॉर अ लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने बस केवल क्या किया था, आभार व्यक्त किया था उस स्ट्रेंजर की तरफ केवल देखने का। ऑलराइट, यानी कि जो आयरन मास्टर वो केवल उस पैडलर की ओर नजर उसने केवल नहीं डाला, उसने लापरवाही में काम को नहीं छोड़ा, बल्कि वो पास अब जाएगा और उससे बातचीत करने की कोशिश करेगा और एग्जामिन करेगा चीजों को। यानी जैसा कि ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, तो उसने कुछ भी इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं की, बट यहां पे ब्लैक स्मिथ की तरीके आयरन मास्टर बिहेव नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उस व्यक्ति के बिल्कुल पास जाता है, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखता है, एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसने एक स्लाउच, एक तिरछी हैट भी लगा रखी थी, उसको भी वो हटाता जिससे कि वो उसके चेहरे को और अच्छे से देख सके। यानी कि वाकई उसने बहुत अच्छे से चीजों को एग्जामिन किया, और जैसे ही उसने हैट को हटाया, चेहरे को देखा, उसे कुछ लगा। क्या लगा देखते हैं। उसे ये लगा कि उसका वो दोस्त है, बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलफ, ही सेड हाउ डू यू लुक। एक्चुअली उसे लगता है कि वो जो व्यक्ति है वास्तव में वो उसका कोई पुराना मित्र है जिसका नाम नील्स था। अरे ऑफ कोर्स इट इज यू, अरे नील्स ओलफ तुम, हाउ डू यू लुक, तुम ये कैसे दिख रहे हो। यानी आयरन मास्टर को ये लगा कि वो पेडलर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त है, उसका एक पहचान वाला व्यक्ति है। द मैन विद द रैट ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर। अब लेकिन जो मैन था, जो पेडलर था, जो रैट ट्रैप था, रैट ट्रैप के साथ उसने कभी भी आयरन मास्टर को नहीं देखा था एट रामजो में, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, यहां तक कि वो उसका नाम भी नहीं जानता था। यानी कि यहां से ये बात तो क्लियर है कि आयरन मास्टर को भ्रम हो गया था, इल्यूजन हो गया था, शायद डाउट था, सही से पहचान नहीं पाया कि वो व्यक्ति उसका फ्रेंड है, लेकिन वास्तव में वो उसका फ्रेंड नहीं था, उसे केवल गलती थी। नाउ बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन हाँ उसे ये बात महसूस हो गई, इट ऑकर्ड टू हिम, उसे ये बात लग गई कि वो जो व्यक्ति है, जो जेंटलमैन सामने खड़े हैं, जरूर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनका कोई पुराने जान पहचान का व्यक्ति हूं, शायद इसीलिए क्योंकि शायद मेरा चेहरा कहीं थोड़ा बहुत मिलता ना हो, इसलिए शायद उनको ये गलतफहमी हो गई है। अब उसके दिमाग में फिर एक गलत विचार आता है, देखिए, he might perhaps throw him a couple of true notes, उसे लगता है चलो ठीक है, तुरंत अपनी जो बात है, जो रियलिटी, उसको रिवील ना किया जाए, बताया ना जाए, शायद इसी जान पहचान की वजह से कुछ क्रोनोर्स, कुछ रुपए, कुछ पैसे मुझे इन महान इस जेंटलमैन से भी कहीं ना मिल जाए। यानी कि फिर से देखिए, एक बार रैट ट्रैप में वो फंस चुका है, उसे एहसास भी था, लेकिन फिर से वो एक गलती में, वो एक गलत विचार फिर से उसके दिमाग में आया, पर उसे पता नहीं था कि आगे क्या हो सकता है। Therefore, इसीलिए he did not want to undeceive him all at once, और इसीलिए वो तुरंत ही उसे जो है धोखा नहीं देना चाहता था। यानी कि वो उसे लग रहा था भाई ठीक है, कोई बातचीत होगी, मैं इसका रिलेटिव होऊंगा, मेरी स्थिति भी तरस खाएगा और शायद मुझे कुछ रुपए मेरी मदद करने के लिए दे दी। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, वो कहते हाँ भगवान जानता है मेरे साथ बहुत ही क्या हुआ है, बुरा हुआ है, मेरे साथ स्थितियां बहुत अलग हो गई, मेरे साथ बहुत बुरा, नहीं कि मेरी स्थिति बहुत नीचे चली गई है, बहुत बुरा हुआ है, भगवान सारी चीजें जानता है। यानी कि देखिए अब यहाँ पे उसने ये चीज गलत किया ना, उसे अपनी सीक्रेट को ऑन द सेम टाइम बता देना चाहिए कि नहीं भाई, मैं कोई भी आपका दोस्त नहीं हूं, मैं बल्कि एक पेडलर हूं, मैं चूहेदानी बेचता हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब स्टोरी फिनिश होगी तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसपे आपको आंसर देना होगा। नाउ यू शुड नॉट इवन रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब वो आयरन मास्टर कहता है कि तुमको अपने रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। यानी कि वो साथ में कॉमरेड्स थे, जॉब करते थे, और जो नील्स ओलिफर था उसने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। सेट द आयरन मास्टर ने कहा,
एंड दैट वॉज द मिस्टेक, और यही तुमने क्या किया था, मिस्टेक किया था. एंड इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, और शायद मैं अगर उस समय अभी भी सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा कभी नहीं हुआ होता, यानी कि मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने देता. वो ये सारी बातें क्यों कह रहा है, क्योंकि जो आयरन मास्टर है उसको अपना मित्र समझ रहा है, वो मित्र, वो कॉमरेड जो कभी उसके साथ रेजिमेंट में काम किया करता था. वेल खैर, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, खैर जो भी हो, चलो अब तुम मेरे साथ घर आओगे. और यहीं पे कहानी फंस जाती है, क्योंकि जो पेडलर है वो घर नहीं जाना चाहता था. उसे ये लग रहा था शुरू में उसने झूठ क्यों बोला, अपनी सच्चाई क्यों छिपाई. उसे लगा कि यहीं पे जो है सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएगी मिल में ही, वो मेरे ऊपर दया खाएगा, कुछ पैसे शायद मुझे मेरी मदद के लिए दे दी. लेकिन उसने क्या, उसने तो उसे घर बुला लिया ना. घर जाएगा तो सिंपली हो सकता है वहां पर उसकी जो राज है वो खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे. एंड टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, उस मैनर, उस राजगीर के घर जाना, बी रिसीव्ड बाई ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और इस प्रकार का रिस्पेक्ट रिसीव करना, इस प्रकार से स्वागत किया जाना कि उसका क्या है, वो कोई पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड साथी है. हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ये बात उस ट्रैम्प को, उस घुमक्कड़ को अच्छी नहीं लगी. क्यों नहीं अच्छी लगी, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आई होप आप आंसर दे पाएंगे. रीजन ये था क्योंकि उस ट्रैम्प को लगता था कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरी सच्चाई खुल जाएगी, इन्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में मैं इनका मित्र नहीं हूं, और साथ में उसने कुछ पैसे भी चोरी किए थे. उसे यह भी लग रहा था कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी पुलिस में बातें यानी रिपोर्ट कर दिया गया होगा और पुलिस मेरी तलाश कर रही होगी, और कहीं कल सुबह इनको मेरी सच्चाई पता ना चल जाए और मुझे कहीं शेरिफ को या पुलिस को हैंड ओवर ना कर दे. नो, इसलिए वो मना करता है. आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, अरे नहीं नहीं, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूं. ही सेड, वो कहता है, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, काफी चिंतित वो दिखाई दे रहा था. एंड ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर्स, देखिए बात वही आ गई ना, वो अपने 30 क्रोनोर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड जो केस है, पुलिस है, सारी बातें उसके दिमाग में आने लग जाती हैं. और कहता भी है, टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री इनटू द लायंस डेन, मैनर की हाउस जाना, उस राजवीर के घर जाना भाई बिल्कुल ऐसा ही होगा कि मानो खुद से बहुत बहादुरी के साथ लायंस डेन यानी कि शेर के गुफा में डाल देना. एंड ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, वो तो बस एक मौका चाह रहा था कि बस उसे भट्टी में, वहां पे फोर्ज में रुकने का मौका मिले. एंड देन स्नीक अवे, फिर वहां से छिप करके निकल जाएगा. एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, जितना शांति से, जितना छिप करके पॉसिबल होगा वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा. क्यों एकदम छिप करके हो जाएगा, क्योंकि उसने चोरी की हुई पहले से ही. एंड द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, लेकिन आयरन मास्टर को क्या लगा कि भाई मेरा दोस्त इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो एम्बैरेस्ड फील कर रहा है. द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड, वो बहुत एम्बैरेस्ड, शर्मसार महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मेजरेबल क्लॉथिंग, अपने इस दयनीय क्लॉथिंग्स, कपड़ों की वजह से, स्थिति की वजह से. इसलिए वो कहता, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कहता अरे मेरे मित्र ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत अच्छा सा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, और तुम अपने आप को वहां पे नहीं ले जा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो. ही सेड, वो कहता है कि एलिजाबेथ इज डेड, तुमको तो पता ही होगा एलिजाबेथ भी अब इस दुनिया में नहीं है. यू मे हैव ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने उसके बारे में पहले ही सुना होगा. माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे जो हैं बाहर हैं. एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी लड़की के सिवा घर पे कोई भी नहीं है. एंड माई सेल्फ, और मुझे, यानी मैं और मेरी बेटी, केवल 2 जन है. तुम्हें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, मुझसे क्या शर्माना. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड एंड वी डेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, अरे मैं तो बस इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी जो क्रिसमस फेस्टिवल आ रहा है, क्रिसमस फेस्टिवल पे हमें हमारे साथ कोई कंपनी देने वाला, साथ देने वाला नहीं है, तो अच्छी बात है तुम आ जाओगे तो हमें कंपनी भी मिल जाएगी. नाउ कम अलोंग विद मी, अब चलो तुम फटाफट मेरे साथ आ जाओ. एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, और हमारी मदद करो जो क्रिसमस का जो खाना होगा उसको थोड़ा जल्दी खत्म करने में, जल्दी गायब करने में, यानी कि 2 से 3 जन हो जाएंगे, खाना जल्दी खत्म हो जाएगा. बट लेकिन द स्ट्रेंजर सेड नो, स्ट्रेंजर अभी भी कह रहे नहीं नहीं, नो नो एंड अगेन, यानी कि लगातार वो मना कर रहा था. एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, अब आयरन मास्टर समझ जाता है कि डेफिनेटली उसे यहां पे छोड़ देना चाहिए, उसे हार मान लेनी चाहिए. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टिल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट स्ट्रॉम, यानी कि वहां पे जो स्मिथ होता है उसको बोलता है कि अरे लगता है कि ये जो मेरे मित्र हैं ये आज तुम्हारे साथ रात को यहीं पे रुकने वाले हैं.
यानी कि आयरन मास्टर को लगता है कि डेफिनेटली लगता है वो मेरे साथ नहीं जाएंगे, पर ये कमेंट था। आगे देखते हैं। He said to the आयरन मास्टर ब्लैकस्मिथ, उन्होंने ये बात ब्लैकस्मिथ से कही कि लगता है आज ये तुम्हारे साथ इसी मिल में रुकना चाहते हैं। एंड टर्न ऑन हिज हिल्स, और वहां से टर्न होकर के चले जाते हैं। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप में मुस्कुरा रहे होते हैं, आयरन मास्टर हंस रहे होते हैं। एज ही वेंट अवे, जब वो गए। द ब्लैकस्मिथ, जो ब्लैकस्मिथ थे, हु न्यू हिम, जो अपने मालिक आयरन मास्टर को अच्छी तरीके से जानते थे, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छी तरीके से समझ गया थे, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उन्होंने अपने आखिरी शब्द नहीं बोला है। यानी कि उन्होंने अभी, आयरन मास्टर ने हार नहीं मानी है, वो अपने मित्र को अभी भी घर ले जाना चाहते हैं। डेफिनेटली उनके दिमाग में कुछ प्लान है, इसीलिए वो मुस्कुरा रहे हैं, और अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है। एंड और जैसा ब्लैकस्मिथ ने सोचा था वैसा ही हुआ। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटे से ज्यादा भी नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, जब उन्हें गाड़ी की यानी कि कैरेज व्हील्स के जो साउंड होती है, आने की आवाज, एक तांगे गाड़ी की आने की आवाज सुनाई देती है आउटसाइड ऑफ द फोर्ज, भट्टी के बाहर, यानी कि मिल के बाहर, यानी कि कोई आया हुआ था। एक्चुअली अ न्यू गेस्ट केम, एक्चुअली कोई नया मेहमान आया था। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं आए थे। एक्चुअली ही हैड सेंड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था, अपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ। परसुएशन मतलब होता है मनाने की स्किल, क्योंकि आयरन मास्टर को साफ तौर पे ये उम्मीद थी, लगता था कि मेरी तुलना में जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी के अंदर किसी को मनाने की जो कला है, स्किल है, वो बहुत ज्यादा है, यानी कि मुझसे कहीं ज्यादा है। इसीलिए वो अपने बेटी को भेजते कि मेरी बेटी मेरे दोस्त को मना करके घर ले आएगी। नाउ शी एंटर्ड, अब वो प्रवेश करती है, फॉलोड बाय अ वैले, उनके पीछे जो नौकरशाह होते हैं वो थे, एंड कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और जो अपने हाथ में एक बड़ा सा फर कोट जो है, यानी कि वुलन क्लोथ्स लिए हुए थे। और वो वुलन क्लोथ्स किसके लिए थे? सिंपली उस पैडलर के लिए थे, क्योंकि ब्लैकस्मिथ ने देखा था कि उसका जो दोस्त है वो फटे पुराने कपड़ों में है और काफी दिक्कत में है, मौसम की वजह से काफी परेशान है, ठंड की वजह से। एंड शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, खैर वो जो लड़की थी आयरन मास्टर की ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत ही गंभीर और क्वाइट शाय, हल्की शाय नेचर की वो थी। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. भट्टी में सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा कि शाम को चल रहा था ना, जो पीछे बताया गया, यानी सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, शोर शराबा काफी वहां पे था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their benches. ब्लैकस्मिथ और उनके जो सहयोगी हैं अभी भी अपने बेंच पे बैठे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, आयरन और चारकोल अभी भी भट्टियों में एकदम चमक रहे हैं। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट द फ्लोर, और जो स्ट्रेंजर वो आराम से फ्लोर पे लेटा हुआ है। ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सर के नीचे एक पिग आयरन, एक लोहे का जो टुकड़ा, कच्चे लोहे का, वो रखा हुआ है, एक पिलो, तकिए की तरीके। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसके फिर क्या हुआ कि जब वो आती है, हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, उसने अपनी आंखों को जो है यानी कि फेस को कैप से ढका हुआ था, और तभी हुआ क्या कि उसके सर के ऊपर से, आंख के ऊपर से उसकी हैट को हटाई गई। और जैसे ही उसके हैट को हटाई गई, देखिए क्या हुआ, और सिंपली आप समझ गए कौन हटाया होगा? एडला, वो लड़की। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उसके चेहरे को देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, यानी उसने जो अपने आंख के ऊपर जो हैट रखी हुई थी, जाती है उस जो है कैप को लिफ्ट करती है, उठाती है, और जैसे उस हैट को उठाती है, द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। देखिए वन आई ओपन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है काफी अलार्मिंगली, बिल्कुल बिल्कुल बेहोश होकर के नहीं सोना, एकदम अटेंशन के साथ सोना, यानी कि अलार्म होकर के सोना कि कुछ भी एक्टिविटी का तुरंत जग जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम साउंडली एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हल्की नींद में सोते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं वन आई ओपन, एकदम अलार्म होकर के सोना। और अलार्म होकर के सोने का कारण भी था क्योंकि ऑलरेडी उसने एक मिस्टेक किया था, उसने चोरी किया हो, तो उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। और चूंकि वो एकदम अलर्ट होकर के सो रहा था, तो जैसे ही उस लड़की ने टोपी हटाई, उसका हैट हटाया, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वो बहुत तेजी से उछल पड़ता है, एंड सीम टू बी क्वाइट वेरी फ्राइटेंड, और काफी घबराया हुआ वो दिखता है। अब वो लड़की बताती है, माय नेम इज एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है, सेड द यंग गर्ल, वो लड़की बताती है।
माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, और उन्होंने बताया कि आप आज फोर्ज में ही सोना चाहते हैं। देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, तब मैंने उनसे परमिशन लिया, एंड ब्रिंग यू कम होम टू अस, और मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ घर चले। आई एम सॉरी कैप्टन, कैप्टन मुझे बहुत दुख हो रहा है, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपका इतना बुरा वक्त चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम, अब वो उस पेडलर की ओर देख रही होती है, एंड कंपेशनेटली विद हर हैवी आइज, यानी कि काफी ज्यादा उदारता उसकी आंखों में दिख रहा था, दया भाव दिख रहा था उस व्यक्ति, उस पेडलर को लेकर की। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज ऑफ्रेड, तभी उसने ये नोटिस किया कि वास्तव में वो जो पेडलर है वो काफी घबराया हुआ है। देखिए, व्यक्ति घबराया हुआ कब होता है? जब उसने कोई गलत काम किया हो। भाई, एम्बैरेस्ड फील करना अलग है कि आपकी स्थिति बिल्कुल बुरी हो चुकी है, आप बिल्कुल शर्मसार महसूस करें तो आपकी आंखों में शर्म दिखेगी, बट जब आप कुछ गलत किए रहे होगे तो आपकी आंखों में एक भय दिखेगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन अभी आपके आंसर को क्लियर करने में आगे ये मदद करेगा। यानी को एडला को अभी से लग जाता है कि वास्तव में ये व्यक्ति लगता नहीं मुझे कि मेरे पिताजी का दोस्त है, क्योंकि वो घबराया हुआ है। और कैसा लग रहा है, वो क्या इमेजिन करती है, आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, ये इस प्रकार से घबराया हुआ जैसे कि इसने या तो कुछ चुराया हुआ हो, एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये जेल से भागा हुआ हो। शी थॉट, वो सोचती है, एंड एडेड क्विकली, खैर फटाफट वो दिमाग अपना इस्तेमाल करती है, सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करती है और कहती है, यू मे बी श्योर कैप्टन, अरे कैप्टन आप बिल्कुल श्योर हो जाइए, दैट you will be allowed to leave us just as freely as you came, कि जितने स्वतंत्र रूप से आप हमारे साथ चलेंगे उतने ही स्वतंत्र रूप से आपको वहां से छोड़ा भी जाएगा। और देखिए, यही वो मेन लाइन है जो वास्तव में मदद करती है एडला को उस पेडलर को मनाने में, क्योंकि उसे इसी बात का तो डर था कि जब अगर हम वहां पे मैं जाऊंगा तो वहां पे मेरे फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जब उस लड़की ने यही वादा कर दिया कि आप जिस प्रकार से स्वतंत्रता से अपने मन से वहां चलेंगे उसी स्वतंत्रता के साथ आपको छोड़ दिया जाएगा, इसी के बाद वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, और रिक्वेस्ट कर दी प्लीज हमारे साथ आपके लिए जो क्रिसमस फेस्टिवल है कल, इस पे आप हमारे साथ रुक जाइए, दैट्स इट। अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। He said this in such a friendly manner, इतने फ्रेंडली मैनर से अपनी बातों को वो रखती है, that the rat trap peddler must have felt confidence in her, कि अब उसको उस लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस यानी विश्वास लगने लग गया था। And it would never have occurred to me that you would bother me with yourself, miss, वो कहता है खैर आई होप बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप मेरी वजह से खुद को परेशान करें, यानी मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरी वजह से खुद को परेशान करें, मिस, ही सेड, वो कहता है खैर आई विल कम एट वंस, ठीक है अगर आप कहती हैं तो मैं बिल्कुल आऊंगा। एंड ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और जो कोट आयरन मास्टर ने भिजवाया था वो उसको स्वीकार कर लेता है, विच द वैलेट हैंडेड हिम विद डीप बो, यानी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ वो उस पेडलर को हैंड ओवर करते हैं, यानी पहली बार लाइफ में उसे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही थी। एंड थ्री इट ओवर हिज रैक्स, वो अपने रैक्स अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर ही उसको पहन लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और कैरेज की ओर जाने के लिए वो उस लेडी के पीछे पीछे चल देता है। विदाउट ग्रांटिंग एंड द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, और जो वहां पे ब्लैकस्मिथ था उसकी ओर वो बिल्कुल भी देखता नहीं, चूंकि एस्टोनिश देख, वो ब्लैकस्मिथ बिल्कुल एस्टोनिश था कि भाई अब तो वो देखो रेडी हो गया है, और इसके पहले देखो कितना ज्यादा वो क्या था, डिटरमाइंड था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। आयरन मास्टर ने कितने रिक्वेस्ट की बट वो नहीं गया। नाउ बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो मैनर हाउस के घर की तरफ जा रहा था, ही हैड एविल फॉरबॉर्डिंग्स, एविल मतलब कुछ नेगेटिव, फॉरबॉर्डिंग्स मतलब पूर्वाभास, उसे पहले से कुछ गलत, कुछ एविल सा, ऑमिनस सा महसूस होने लग गया था। उसे ये लग रहा था कि कहीं मैं किसी बुरे जाल में फंसने तो नहीं जा रहा हूं। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, और वो सोच रहा था कि आखिर मैंने उस बूढ़े व्यक्ति के पैसे को क्यों चुराया, शायद ना चुराया होता तो इस चूहेदानी में, इस बड़े से रैट ट्रैप में मैं ना फंसता। ही थॉट, वो सोचता है, यानी कि वो अब पछता रहा है। एंड नाउ आई एम सिटिंग इन द रैट ट्रैप, और शायद मैं तो अब क्या हूं, अब रियल में मैं एक रैट ट्रैप में बैठ गया हूं। सभी भी डर था, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सुरक्षित रहेगा ही, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और शायद अब मैं यहां से कभी भी निकल नहीं पाऊंगा। यानी कि वो आगे जब जा रहा होता है उसे लग रहा होता है शायद मैं फिर से एक ट्रैप में फंसने जा रहा हूं।
द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस का फंक्शन था। व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब वो डाइनिंग रूम में आयरन मास्टर आता है फॉर ब्रेकफास्ट करने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, और काफी वो सेटिस्फैक्शन के साथ सोच रहा था टू हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने उस कॉमरेड साथी के बारे में, whom he had run across unexpectedly, जिससे वो अनएक्सपेक्ट फॉर्म में मुलाकात हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात अपने मित्र से इस प्रकार होगी। अब वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन। जैसा कि शुरू में बताया गया था, उसके चीक्स बिल्कुल धंसे हुए थे, आंखों में भूख बिल्कुल समझ में आ रही थी। तो आयरन मास्टर को सबसे पहले चिंता होती है उसकी हेल्थ से, और अपनी बेटी से कहता है कि बेटा सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना है कि उसके बॉडी में कुछ मांस आ जाए, यानी थोड़ा सा वो मजबूत हो जाए, उसे न्यूट्रिशन वैल्यू पे हमें ध्यान देना है। ही सेड टू हिज डॉटर, ये बात उसने अपनी डॉटर से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि अपने टेबल पे किसी काम में बिजी थी, यानी कि शायद ब्रेकफास्ट लगा रही थी। एंड देन, इसके बाद, वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग दैट ट्रैप। इसके बाद हम इस बात पे ध्यान देना है कि उससे हम कुछ ऐसा काम दिला दें, इसकी जो कि अभी वो क्या कर रहा है, यहां वहां घूम करके रैट ट्रैप बेचता है, इसके बजाय कोई अच्छा सा उसे हम काम दिला पाए, इस पे हमें विचार करना है। यानी दो वो प्रायोरिटीज रखता है, पहला उसकी हेल्थ और दूसरा उसके लिए कोई जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। नाउ इट इज क्लियर दैट द थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट। लेकिन अब जब इस बात को सुनने के बाद जो बच्ची थी, यानी कि जो आयरन मास्टर की लड़की थी, वो कहती है कि पिताजी इट इज क्लियर, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब मुझे लग रहा है कि चीजें उसके साथ वाकई बहुत बुरी हुई, एज बैडली एज सैड, जैसा आप बता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, जितना बुरा से बुरा हो सकता था उतना बुरा से बुरा उस मास्टर के साथ हुआ। ये बात बेटी कहती है। लेकिन आगे वो क्या ऐड करती है, लेकिन last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. But father, जब मैंने कल रात को उनको देखा, उनका अपीयरेंस देखा, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि कभी भी ये व्यक्ति एजुकेटेड रहे हों। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं इनके बिहेवियर से, इनके तौर तरीकों से, कि कभी एजुकेटेड व्यक्ति थे। यानी कि बेटी को शक था कि शायद ये वो व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के बारे में पिताजी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद पिताजी को किसी प्रकार का गलतफहमी हुई है। नाउ यू मस्ट हैव पेशेंस, लेकिन उनका जो फ्रेंडशिप वाला जो फील था वो अभी भी उनके ऊपर हावी था। उन्हें बेटी से कहते हैं, बेटी यू हैव पेशेंस, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। माई लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बच्ची, सेड द फादर ने कहा। वो कहते हैं एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे वो साफ सुथरा हो जाएगा, ड्रेस्ड अप, अच्छे से कपड़ों को पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग ही तुमको उसके अंदर दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, अरे पिछली रात थोड़ा सा एम्बेरेस्ड महसूस कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर, उसके अंदर जो घुमक्कड़ वाला जो मैनर था, सभ्यता थी, विल फॉल अवे, वो हट जाएगी, दूर हो जाएगी, फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लोथ, जैसे वो ट्रैम्प क्लोथ, घुमक्कड़ वाले जो कपड़े हैं उसने पहने हुए, जैसे उसको उतारेगा, वो जो उसके अंदर जो ट्रैम्प वाला मैनर आ गया है वो भी उसके शरीर से चला जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस, और जैसा उसने कहा ही था, द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, वो स्ट्रेंजर व्यक्ति प्रवेश करता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, और वास्तव में एकदम साफ सुथरा हो गया था, एंड वेल ड्रेस्ड, काफी अच्छे से कपड़े पहन चुका था। द वैले हैड बाथ्ड हिम, एक्चुअली वैले जो नौकर साहब थे उन्होंने जो है उसको नहलाया, कट हिज हेयर, उसके बालों को कट किया, एंड शेव्ड हिम, उसको शेविंग भी किया, यानी कि उसको एक स्मार्ट पर्सन बनाता है। एंड moreover he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master, और यहां तक कि एक बहुत ही अच्छे ड्रेस उसको पहनाया गया जो कि आयरन मास्टर का था, यानी कि वो बिल्कुल अब जेंटलमैन की तरीके उसका लुकिंग हो चुका था, फिजिकल अपीयरेंस हो चुका था। He wore a white shirt, उसने एक व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, and a starch collar, जो starch collar यानी कि बहुत ही एकदम नई शर्ट, and whole shoes, यानी कि पूरा अप टू डाउन, ये सब कुछ एकदम कंप्लीटली वो वेल ड्रेस्ड हो चुका था। अब क्या होगा, क्या वो अपने दोस्त को पहचान पाएगा या फिर अभी कंफ्यूजन में रहेगा? बट लेकिन ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ वेल ग्रूम्ड, यदि अब उसका दोस्त अब अच्छे से तैयार हो चुका था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन इसके बावजूद जब उसने अपने दोस्त को देखा वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि he looked at him with puckered brows, क्योंकि जब उसने देखा तो अपनी पकड़ ब्रोज यानी कि अपनी भौहों को चढ़ा करके वो देखा, यानी कि वो खुद को विश्वास नहीं कर पा रहा जो सामने दिख रहा था। Actually, it was easy to understand that when he had seen the strange
fellow in uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake. उसे इस बात का आइडिया लग जाता है कि जब उसने उस अपने स्ट्रेंज व्यक्ति को अनसर्टेन रिफ्लेक्शन ऑफ फर्नेस, जो भट्टी की जो हल्की सी रिफ्लेक्शन वाली लाइट थी, जो धुंधली सी लाइट थी, जब उसने वहां पे उसने अपने उस दोस्त को देखा था, तब शायद उसने गलती कर दिया था पहचानने में. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब वो एक ब्रॉड डे लाइट में खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. पुराने जान पहचाने, पुराने अपने दोस्त को पहचानने में वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा. यानी वो पहचान गया था कि वो व्यक्ति उसका दोस्त नहीं है. और देखते ही वो कहता है, व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर. वो चिल्लाता है कि अरे इसका मतलब क्या है. एंड द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. अब लेकिन यहां से अब वो और भी बात बनाने की, छल कपट करने की कोशिश नहीं करता है. क्यों? क्योंकि ही सॉ एट वंस दैट हिज स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. उसके जो राजसी ठाट थे अब वाकई वो अंत पे आ चुके हैं. अब ज्यादा वो अपने राजसी जो अभी रिस्पेक्ट मिल रहा था अब उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी वास्तविकता सामने आ चुकी है. नाउ इट इज नॉट माई फॉल्ट सर. वो कहता है सर ये मेरी गलती नहीं है. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग. मैंने कभी बहाना नहीं किया कुछ भी होने का. बट अ पुअर ट्रेडर. मैंने हमेशा बताने की, मैंने एक पुअर ट्रेडर के तरीके मैंने बिहेव किया. एंड आई प्लीडेड. मैंने तो काफी गिड़गिड़ाया भी था. एंड बेग्ड, काफी रिक्वेस्ट भी किया था टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज. मुझे फोर्ज में ही रहने दिया जाए. बट नो हार्म हैज बीन डन. खैर कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है. मैंने कुछ भी नुकसान आपका नहीं किया है. एट वर्स्ट सबसे बुरा यही हो सकता है, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को फिर से पहन लेता हूं और यहां से चला जाता हूं. यानी कि वो शांति से वहां से निकलना चाहता था. वेल सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर कहता ठीक है. हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए, क्योंकि कहीं कि उसने भी तो इंसिस्ट किया था ना, प्रेशर डाला था, वाकई वो मना कर रहा था. बट हाँ, पेडलर की गलती ये थी कि पेडलर ने क्लियरली अपनी बातों को नहीं रखा कि नहीं मैं कोई भी आपका मित्र नहीं हूं, मैं नील्स ओलिवर नहीं हूं. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट. नहीं नहीं ये बिल्कुल ईमानदारी की बात नहीं है आइदर. यू मस्ट एडमिट दैट. तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तुमने चीट किया है. आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शरीफ वुड लाइक हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर. क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि अगर पुलिस को इस मैटर में कुछ कहना पड़े, यानी कुछ इन्वॉल्व होना पड़े, यानी कि अगर पुलिस को मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा तब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा. तो स्वीकार करो कि तुमने वाकई मिस्टेक किया, तुमने चीट किया है. The tramp took a step forward. अब वो ट्रैम्प एक कदम आगे आता है and struck the table with his fist. और टेबल पे अपने फिस्ट से, अपने मुट्ठी से एक मुक्का मारता है. क्यों मारता है? क्योंकि वो खुद के ऊपर गुस्सा हो रहा था कि वाकई उसने ये मिस्टेक क्यों किया, वो क्यों एग्री हो गया यहां पे आने के लिए. एंड नाउ दिस इज आई. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. खैर मैं कुछ को आपको बताने जा रहा हूं मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ द थिंग्स आर, कि वास्तव में चीजें कैसी हैं. He said, वो कहता है, यानी ये कहानी अब सुनाता है, वही अपनी रैट ट्रैप वाली कहानी. क्या सुनाता है? यानी कि भाई अगर जैसे मैंने गलत किया तो मेरे साथ देखो गलत हो रहा है, उसके दिमाग में ही आया. और दुनिया में जो कोई गलत करता है ऑलवेज उसके साथ गलत होता ही है. तब इस पे वो रैट ट्रैप, वो पैडलर जो है क्या कहता है कि दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. अरे आयरन मास्टर, ये पूरा का पूरा संसार कुछ और नहीं है बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है. एंड ऑल द गुड थिंग्स, ये जितनी अच्छी चीजें आप देख रहे हो ना, दैट आर ऑफर टू यू, जो आपको ऑफर की जाती है, आर नथिंग, ये वास्तव में कुछ और नहीं है बट चीज, रेंट्स एंड बिट ऑफ पॉक्स सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल्स. ये बेचारे गरीब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बेट्स होते हैं. जिस प्रकार चूहेदानी में चीज, रेंट एंड बिट्स ऑफ पॉक्स, यानी कि पॉक्स लगे होते हैं, चीज रेंट्स, उसके लेयर्स यानी कि उसके जो पीसेस लगे होते हैं, उसी प्रकार ये सब चीजें क्या हैं, एक बेट है जो गरीब लोगों को अपनी ओर फंसाने के लिए, ट्रबल में डालने के लिए रखी जाती है. एंड इफ द शरीफ कम्स नाउ, अगर तुम पुलिस को बुलाते हो, पुलिस आता है एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए अगर मुझे वो जेल में डालता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखिएगा, दैट अ डे में कम, एक दिन ऐसा आ सकता है व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, और शायद तुम भी चाहो एक ऐसा ही बड़ा पीस ऑफ पॉर्क
जो कि एक बेट की तरीके होगा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब तुम भी संसार रूपी जाल में फंस जाओगे। यानी कि अगर तुम मुझे पुलिस में फंसाओगे तो सिंपली एक न एक दिन तुम्हारे साथ भी गलत होगा। कोई इसी में से कोई एक ऐसी चीज होगी जिसे तुम पाना चाहोगे, और उसी को पाने की वजह से तुम इस दुनिया के संसार रूपी रैट ट्रैप में फंस जाओगे और खुद के लाइफ को स्पॉइल बर्बाद कर लोगे। अब जब ये कहानी आर्यन मास्टर सुनता है तो उसे बहुत मजाकिया लगता है, तो वो हंसता है। आर्यन मास्टर बिगन टू लाफ, वो हंसने लग जाता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, खैर हाँ तुमने इतना बुरा भी नहीं कहा माई गुड फेलो, मेरे प्यारे मित्र, खैर बट परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। खैर मुझे ऐसा लगता है कि खैर क्योंकि क्रिसमस का फेस्टिवल है, हमें पुलिस को अकेले ही रहने देना चाहिए, यानी कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन जितनी जल्द से जल्द हो सके तुम यहां से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, लड़की ने कहा, एडला ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मुझे लगता है कि उसे आज हम लोग के साथ यहां रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, इसके साथ वो वहां जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। अब सोचिए यहाँ पे एडला का स्टूडेंट्स एक बहुत ही स्टोरी यहाँ पे इंटरेस्टिंग आएगा। सोचिए एडला का रिएक्शन पूछा जाएगा, एडला का कैरेक्टर आपसे पूछा जाए, कितना महान कैरेक्टर है। ह्यूमनिज्म, इंसानियत से भरा हुआ, शायद शी इज ट्रू एग्जांपल ऑफ ह्यूमनिज्म। क्यों? क्योंकि देखिए वो समझ गई, उसे पहले ही आइडिया था कि नहीं वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, अब उसे रियलिटी पता चल चुकी है, बट फिर भी उस व्यक्ति को जाने नहीं देना चाहती है। शायद इसीलिए कि उसे इस बात का आइडिया है कि एक पैडलर की लाइफ कैसी होती, कितनी दयनीय होती है, और एक दिन कम से कम उसे वो लव, सिंपैथी और वो सुकून शायद वो सर्व करना चाहती है। अब देखिए वो क्या कहती है आगे, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, उसके पिताजी गुस्सा होते कहते अरे तुम क्या कर रही हो, सेड द फादर, फादर ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एंड एम्बैरेस्ड, अब वो बच्चे अपने पिता के इस क्वेश्चन का खैर आंसर नहीं देती है, बिल्कुल शांत होकर के और एम्बैरेस्ड होकर के वहां पे खड़ी हो जाती है। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और शायद ही उसे कुछ नहीं पता था कि उसे कि मुझे अपने पिता के प्रश्नों पर क्या आंसर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिता सही थे, बट उसने रोका क्यों? उसको रोकने का देखिए रीजन आगे दिया गया है। एक्चुअली दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, क्योंकि उसी सुबह वो बहुत खुश महसूस कर रही थी। व्हेन शी थॉट, जब उसने ये सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज, क्यों कितना घर जैसा महसूस कर रही है और घर का माहौल कितना क्रिसमसी है, क्योंकि उनके घर पे एक मेहमान आया हुआ है। एंड शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, और उस बेचारे गरीब आदमी के लिए वो कितनी अच्छी अच्छी पकवान चीजें बनाने जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे आइडिया थी कि वो आदमी परेशान है और कभी शायद क्रिसमस फेस्टिवल जो है ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया होगा, कभी अच्छे भोजन को सेलिब्रेट नहीं किया होगा, या कभी उसने इस प्रकार से इतने अच्छे से क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं किया होगा। और चूंकि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत थी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। यानी कि देखा जाए तो जो क्रॉफ्टर और एडला दोनों का कैरेक्टर लगभग इक्वल है, दोनों में कंपैरिजन करने के लिए भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोनों को हम कह सकते बोथ वर फुल ऑफ ह्यूमनिज्म, दोनों इंसानियत से भरे हुए थे। एंड नाउ शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और अचानक से वो उस विचार से बाहर नहीं आना चाहती थी कि अचानक से सारी प्रिपरेशन स्टॉप हो जाए, सारे वो वाइब्स जिस मूड में वो थी उस मूड से, उस वाइब्स से वो बाहर आ पाए। एंड that was why, और इसी वजह से she had interceded for the vagabond, और इसीलिए उसने उस वैगाबॉन्ड के लिए मध्यस्थता की, अपने पिताजी के अगेंस्ट जाकर के उसने कुछ बोला। स्टूडेंट्स आई होप स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी, बट यस प्लीज अगर समझ में आ रही है, आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है, देन प्लीज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू पुट योर कमेंट्स एज वेल। आप कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी, एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपकी स्किप ना हो। चलिए आगे देखिए फिर क्या होता है। क्या वो पैडलर उसे चीट करेगा, धोखा देगा, क्या उसके विश्वास का नाजायज फायदा उठाएगा? आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, वो कहती है एक्चुअली मुझे इस स्ट्रेंजर के बारे में मैं सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, वो लड़की कहती है। He walks and walks the whole year along, वो पूरे साल कर यहाँ वहाँ भटकता रहता है। And there is probably not a single place in the whole country
वेयर ही इज वेलकम्ड एंड कैन फील एट होम। और शायद इस पूरे कंट्री में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे वास्तव में इसका स्वागत किया जाता हो और उसको घर जैसा महसूस होता हो, क्योंकि इनके पास तो घर ही नहीं होता है। वेयर एवर ही टर्न्स, जिधर भी ये लोग जाते हैं, ही इज चेस्ड अवे, इनका पीछा किया जाता है। एंड ऑलवेज ही इज अफ्रेड। अच्छा, ये बात देखिए वो क्यों ऐड कर रही है, क्योंकि उसने देखिए रियलाइज कर लिया था कि मानो ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ चुराया हुआ हो या फिर ये जेल से भागा हुआ, यानी कि जो पुलिस या शरीफ इनका पीछा करते होंगे, तो इस बात का डर भय ऑलवेज इनके अंदर रहता होगा और मजबूरी में ये लोग चोरी करते हैं, शौकिया ये लोग चोरी नहीं करते हैं। ना अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा इनको डर रहता होगा कि इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, या फिर इनकी इंक्वायरी की जाएगी। I should like to have him enjoy a day of peace with us here. मैं बस इतना चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक दिन ये शांति से हम लोगों के साथ यहाँ पे इंजॉय कर सके। जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल एक दिन पूरे साल में। The iron master mumbled something in his beard. खैर, अपनी बेटी की बात सुनकर के उसको भी कुछ आंसर नहीं समझ में आया, तो वो अपने आप में मबल्ड करने, यानी कि भुनभुनाना शुरू कर देता, अपने आप में कुछ बातें करने लग जाता है। इन हिज बियर्ड मतलब इतना स्लोली बोलता है कि वो आवाज किसी और तक नहीं जा पाती है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं आ पाती, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम, यानी कि फादर जो है अपनी बेटी की बातों को अपोज ही नहीं कर पाता, उसका विरोध नहीं कर पाता उसकी बातों को सुनने के बाद। एंड इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कॉन्टिन्यूड। खैर हाँ, ये सब एक गलती है ऑफ कोर्स, बट एनीवे I don't think we ought to chase away a human beings whom we have asked to come here. अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी वो बात कहती है, उसे वो पैडलर या कोई गलत आदमी या कोई चीटर नहीं कहती है, वो कहती लेकिन ठीक है कि कहती आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज, खैर चेज अवे, हमें ऐसे व्यक्ति को नहीं भगाना चाहिए जो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, कहीं कहीं वो एक इंसान ही तो है, और स्पेशली हमें तब नहीं भगाना चाहिए जब हमने खुद उसे यहाँ पे बुलाया हुआ हो। एंड whom we have promised क्रिसमस चीयर, जिससे हमने वादा भी किया है कि हम आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो अपने पिताजी से कहते, पिताजी ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये गलती हो सकती है, बट आप खुद बताइए कि ये एक इंसान ही तो है, ये भी तो एक इंसान है, और ऐसे इंसान को तो हमें बिल्कुल नहीं भगाना चाहिए जिसको हमने खुद बुलाया हुआ हो, और साथ ही साथ हमने उससे वादा भी किया हो कि ये क्रिसमस हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। यू डू प्रीच वर्ड्स दैन अ पार्सन, सेट आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कहता है, अरे तुम तो पादरी से भी ज्यादा तुम ज्ञान देती हो, यानी कि अब उसके पास कोई भी जवाब नहीं रह जाता है। एंड ओनली आई होप यू वुडंट हैव टू रेग्रेट दिस, खैर मुझे केवल इस बात की चिंता है कि आई होप तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। खैर इसके बाद वो समझ जाती है कि उसके पिताजी ने उसको परमिशन दे दिया, उनकी इशारों को समझ जाती है। इसके बाद वो स्ट्रेंजर को अपने हाथों से पकड़ करके टेबल के पास ले जाती है और कहती है, नाउ सिट डाउन, बैठ जाओ एंड ईट, और खाओ। शी सेड, वो कहती है, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, गिवन इन मतलब वो देखती है कि उसके पिताजी उसकी बातों को लेकर के अप्रूवल दे चुके हैं, इसी वजह से उस स्ट्रेंजर को टेबल पे ले जाकर कर बैठाती है। नाउ द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नथिंग अ वर्ड। अब इसके बाद उस वर्ड रैट ट्रैप ने एक भी शब्द उसने नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वो केवल बैठ जाता है। हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और खाने के साथ मदद करता है, यानी खाना खाना शुरू कर देता है। एंड टाइम आफ्टर टाइम, रह करके बीच बीच में, he looked at the young girl, उस यंग गर्ल की ओर वो देखता है, who had interceded for him, जिसने उसके लिए बीच में मध्यस्थता की। why had she done it, साथ ही साथ वो मन में सोच रहा होता है कि जब लड़की को मेरे बारे में पता चल गया फिर भी आखिर उसने ऐसा क्यों किया। What could the crazy idea be, आखिर वो स्ट्रेंज आइडिया क्या हो सकता है। इसने यहाँ पे क्रेजी आइडिया क्यों बोला, क्योंकि उसे इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि कहीं कोई क्रेजी आइडिया, कोई अजीबोगरीब प्लान तो इसके पीछे नहीं है। नाउ आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजो पास जस्ट एट इट ऑलवेज हैड, रामजो में वैसे क्रिसमस ईव फिर से गुजर जाता है जैसे हमेशा गुजरा करता था, यानी कि सेलिब्रेशन के साथ। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, और वास्तव में उस स्ट्रेंजर ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वास्तव में उसने कुछ किया ही नहीं, केवल दो काम की, केवल वो सोता था और खाता था। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा, पूरी दोपहर तक वो केवल सोफा में लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम के सोफा में पड़ा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, आराम से वहां लेटा हुआ था।
एट नून जब दोपहर हुआ, दे वोक हिम अप, यानी वो खुद से नहीं उठा, वो लोगों ने उसे उठाया। ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, जिससे कि जो क्रिसमस फेयर क्रिसमस फेस्टिवल की जो हिस्सा था उसका जो खाना पीना था, जो चीजें थी खाने पीने की, वो उसको खा सकी। एंड बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और उसके बाद फिर से वो सोने चला गया। इट सीम, मानो ऐसा लग रहा था, एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, जैसे कुछ सालों से वो सो ही ना पाया हो। एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामजो, जितने सुकून और शांति से सुरक्षित रूप से वो रामजो में था, इतने सुकून से मानो ऐसा लग रहा था कभी वो सोया ही ना हो। उसको देख करके ऐसा लग रहा था। इन द इवनिंग, अब शाम होती है, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री लाइटेड यानी उस पर लाइट्स, यानी कि वो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, लाइट्स जल चुकी होती हैं। दे वोक हिम अप अगेन, यानी वो इतनी गहरी नींद में देखिए अभी भी सोया हुआ है कि उसकी नींद पूरी ही नहीं हो रही है। उन्होंने फिर से उसे जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, वो कुछ देर के लिए खड़ा होता है इन द ड्राइंग रूम में, एंड ब्लिंकिंग, और अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा होता है, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट्स हिम, जैसे कि वो कैंडल लाइट उसे चोट पहुंचा रही। कारण क्या, कभी भी इतनी ज्यादा रोशनी की रात में उसको आदत ही नहीं थी। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद डिसअपीयर्ड अगेन, वो फिर से गायब हो जाते हैं, यानी कि सोने के लिए चला जाता है। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, ही अराउज्ड वंस मोर, वो फिर से जगता है। एंड ही देन आफ्टर ही देन हैड टू गो डाउन, वो नीचे जाता है इनटू द डाइनिंग रूम में, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, वहां पे क्रिसमस फिश एंड पॉरेज को खाता है। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे वो लोग टेबल से सब लोग उठते हैं, जितने भी गेस्ट थे, ही वेंट अराउंड ईच वन प्रेजेंट, जितने भी लोग वहां पे उपस्थित थे सबके पास वो जाता है, सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, सबको धन्यवाद बोलता है और गुड नाइट बोलता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने बेड पे फिर से पहुंचना चाहता है। वो एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहता है। उसे लगता है जितना टाइम मुझे रिलैक्स करने के लिए मिला हुआ है, सुकून से रहने के लिए मिला हुआ है, शायद भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है, चलो इसको एक भी मोमेंट मैं वेस्ट ना करूं। बट when he came to the young girl, लेकिन जब वो उस लड़की के पास पहुंचता है, she gave him to understand that her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present and he did not have to return it. जब वो लड़की के पास जाता है, वो लड़की बताती है कि मेरे पिताजी का मकसद ये है, इंटेंशन ये है कि जो सूट तुमने पहना हुआ है, ये सूट तुम्हें अब वो एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में दे रहे हैं और अब तुम्हें इसको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ यू वांटेड, अगर तुम चाहो, टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, कि एक ऐसी जगह पे तुम क्रिसमस अपना सेलिब्रेट करना चाहो जहां पे तुम सुकून से आराम कर सको, एंड बी श्योर, इस बात के लिए श्योर हो सको, दैट नो इविल वुड बीफॉल हिम, कि उसके ऊपर एंड तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, देन ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, तब उसका स्वागत फिर से यहां पे किया जाएगा, यानी कि तुम अगले साल भी यहां पे आ सकते हो और तुम्हारा वेलकम इसी प्रकार फिर से किया जाएगा। सोचिए कितनी जेन्युइन यहां पे अडला थी। एंड The man with the rat trap did not answer anything to this, और इस पे rat trap फिर से आंसर नहीं दे पाता है। क्वेश्चन अगर यहाँ पे आता है क्यों आंसर नहीं दे पाता है, रीजन ये है कि उसे समझ में आता ही नहीं कि ऐसे बिहेवियर का, ऐसे रिस्पॉन्स का उत्तर दिया कैसे जाए, क्योंकि अपने पूरे लाइफ में उसने कभी ऐसा किसी ने बिहेव नहीं किया था और ना तो उसने उम्मीद किया था कि कभी कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। इसीलिए यही कारण है स्टूडेंट्स कि वो रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। He only stared at the young girl in boundless amazement. वो केवल एक boundless, limitless amazement, सरप्राइज के साथ वो केवल लगातार वो देखे जा रहा था उस लड़की को। And the next morning, अगली सुबह, the iron master and his daughter got up, वो खड़े उठते हैं in good season, यानी सुबह सुबह, and to go to the early Christmas service. सुबह सुबह जो क्रिसमस सर्विस के लिए वो उठते हैं और कहाँ चले जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, यानी कि वो घर से निकल जाते हैं, एंड चर्च में वो पहुंच जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल असलीप, वो चर्च चले गए थे लेकिन उनका जो मेहमान यानी कि पैडलर अभी भी सो रहा होता है। देखिए सीन लगभग कैसी होगी, वैसे ही जैसा कि कहां हुआ था, क्रॉफ्टर के घर पे हुआ था, सीन लगभग वैसा ही हो गया था। अब देखिए यहां पे क्या होगा, दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, लेकिन उन लोगों ने उसको यानी पैडलर को उठाया नहीं। When at about 10 o'clock they drove back from the church, लेकिन लगभग जब 10 बजे वो चर्च से वापस आते हैं, the young girl sat and hung her head even more dejectedly मतलब बहुत ही निराशा के साथ वो अपने सिर को पकड़ करके बैठ जाती है।
क्यों ऐसा देखते हैं आगे। देन यूजुअल, हमेशा देन यूजुअल एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन, क्योंकि उसे चर्च में पता चलता है कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर है जो कि पहले आयरन वर्क्स में काम करता था, उसके यहां चोरी हो गई है, और चोरी ऐसे व्यक्ति ने किया है हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप, जो चारों ओर घूम घूम कर रैट ट्रैप बेचा करता है। एंड यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा यस वो वही महान दोस्त है जिसको तुमने घर में प्रवेश दिया हुआ है, उसी ने उस चोरी को किया है। I was only wonder how many silver spoons are left in cupboard by this time, और फादर अपने बेटी से कहते हैं मुझे तो केवल बस इसी बात की चिंता है, क्योंकि हम लोग घर छोड़ करके यहाँ आ गए हैं चर्च में, तो रास्ते में जब लोग जा रहे थे तो कहते हैं कि मुझे तो बस इसी बात की चिंता है कि ना जाने कितने सिल्वर स्पून्स मेरे कबर्ड में बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे, यानी कि उसे लगता है कि उस व्यक्ति ने उन सब चीजों को चुरा लिया होगा। एंड नाउ द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट फ्रंट स्टेप्स, यानी जब वो वापस आए और मुश्किल से उनकी गाड़ी रुकी भी नहीं थी, when the iron master asked the valet whether, this is whether, okay, whether the stranger was still there, कि वो जो स्ट्रेंजर है अभी है या चला गया, इस बात को कंफर्म करने के लिए। लेकिन वैले आंसर देता है he added that he had heard at the church that the man was a thief, क्योंकि मैन मुझे पता चला चर्च में कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone, अरे लेकिन वो तो चला गया है, and that he had not taken anything with him at all, लेकिन खैर वो भले चोर हैं लेकिन अपने साथ वो कुछ ले नहीं गया है, on the contrary, बल्कि इसके विपरीत he had left behind a little package, लेकिन अपने पीछे एक छोटा सा एक पैकेज छोड़ के गया है, which Williamson was to be kind enough to accept it as a Christmas present, और उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये विलियमसन की यानी एडला की महान कृपा होगी अगर वो इसको एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में स्वीकार करें, यानी कि क्रिसमस प्रेजेंट उसने विलियमसन को यानी एडला को दिया था। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, सिंपली एडला बहुत एक्साइटेड थी और जैसे उसे वो गिफ्ट मिलता है उसे इंस्टेंटली वो खोलती है, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट कंटेंट केम इनटू द व्यू एट वंस, और उसका जो गिफ्ट था रैपअप था बहुत ही बैडली था, ओके, यानी ज्यादा बहुत ही प्रोफेशनली नहीं था। एंड शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, जैसे उसने उस गिफ्ट को देखा अ क्राई ऑफ जॉय, काफी तेज से वो खुशी से चिल्ला उठती है। क्यों? शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, क्योंकि उसके अंदर गिफ्ट के तौर पे एक छोटा सा रैट ट्रैप था। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनोर नोट्स, और उसके अंदर 3 जो 10 रिंकल क्रोनोर्स थे जो क्रॉफ्टर के हाथ से उसने चोरी किए थे वो भी उसके अंदर थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, केवल इतना ही था। द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज एंड जैग्ड कैरेक्टर, उस रैट ट्रैप के अंदर एक लेटर भी था जिसमें बड़े बड़े जैग्ड कैरेक्टर इधर उधर जो है कैरेक्टर में लिखा हुआ एक कंटेंट भी था। क्या था वो कंटेंट? उसमें लिखा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है, क्या लिखा हुआ? तो उसमें लिखा था ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, हर समय तुम मेरे प्रति बहुत ही अच्छी रही। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, बिल्कुल उसी तरीके जैसे कि मैं एक कैप्टन हूं, यानी तुम मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करी थी। अगर वाकई नील्स ओल्फर होते, जैसा व्यवहार तुम उनके साथ करती, डेफिनेटली सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव की। यू वॉन्ट टू बी एंड आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं भी तुम्हारे प्रति बहुत ही अच्छा होना चाहता हूं इन रिटर्न, उस व्यवहार के बदले में। एज इफ आई वॉज रियल कैप्टन, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं जेन्युइन और नाइस होना चाहता हूं जिस प्रकार से एक रियल कैप्टन होता। अगर फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बैरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि एक थीफ के द्वारा, एक चोर की वजह से तुम एम्बैरेस्ड फील करो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, बट हाँ एक काम आपको करना होगा, ये जो पैसा है जो रोड साइड के पास में जो बूढ़ा व्यक्ति रहता, प्लीज इसको आप दे दीजिएगा उसको। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वंडरर्स, देखिए आप इसको क्या बोला कि जहां पे उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पाउच को खिड़की के फ्रेम पर एक बेट की तरीके टांगा हुआ था, जो पुअर जो गरीब वंडर जिसमें फंस जाया करते थे, यानी कि मैं भी एक पुअर वंडरर था और वो एक बेट की तरीके रखा हुआ था, जैसे चूहे पॉर्क और चीज की वजह से फंस जाते हैं, उसी वजह से मैं भी उस बेट को देखकर केवल फंस गया था। एंड द रैट ट्रैप इज क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट,
और यानी कि अपने आप को देखिए चूहा बुलाता है क्योंकि वो फंस गया था, और एक चूहे की तरफ से ये रैट ट्रैप आपके लिए क्या है, एक क्रिसमस प्रेजेंट है। हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस बड़े इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया होता, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसके साथ कैप्टन की तरीके बिहेव ना किया गया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि उसी प्रकार से जब आपने इस प्रकार से मेरे साथ बिहेव किया गया तभी मुझे पावर मिला खुद को साफ करने का। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, आगे वो रिगार्ड्स लिखता है कि बहुत ही फ्रेंडशिप के साथ उसने लिखा हुआ है, हाई रिगार्ड्स यानी डीप रिगार्ड्स विद डीप रिस्पेक्ट, कैप्टन वॉन स्टील, यानी कि कैप्टन की तरीके उसने इस लेटर को लिखा। यानी कि देखिए एट द एंड इसमें क्या हुआ कि केवल एडला के बिहेवियर ने उसके कैरेक्टर को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। स्टूडेंट्स विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन डन, काफी एक बड़ी स्टोरी थी। आई हैव ट्राइड कि एक सिंगल ट्रैक सिंगल वीडियो में इस पूरे कंप्लीट वीडियो को मैं फिनिश कर पाऊं। आई होप मेरा एफर्ट आपको यूजफुल लगेगा, और प्लीज अगर यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट इसका जो वीडियो होगा यानी 5th चैप्टर द इंडिगो, उस चैप्टर की वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा। सप्लीमेंट्री बुक के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी मैं आपको बाय द टाइम प्रोवाइड करता रहूंगा, बस आप लोग भी अपना रेगुलर सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।